Yes, boss. How are you? I hope you are doing well. I am fine, and I am expecting that you are revising your syllabus in the best possible manner. और इसी बीच में I am here to support you in your revision. जैसा आप सब जानते हो, अपने major part strategic management के at least 60% we have covered. Financial management we have covered a lot, like at least 50% we have reached, approximately 50%. So as discussed, we are now going to revise few chapters that we have already done in the class. तो आज मैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का रिवीजन स्केड्यूल कर रहा हूं आपके लिए. उसके बाद अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 3, 4 एंड 5 को वन गो में खत्म करेंगे. बहुत थोड़ा सा पोर्शन अब हमारे लिए बचा है. मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिया और 3, 4 एंड 5 के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम 1 एंड 2 करते हुए जो इंटरसेप्ट कर रहे थे उनको हमने कवर कर लिया है. तो चिंता करने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ टेंशन दूसरों के सिर पे दे के आगे निकलने का. सो दोस्तों, आज मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको जो रिवीजन कराऊंगा वो ऑफ कोर्स अपनी पीपीटी से कराऊंगा जो हमारा बेस रहा था, जिससे के थ्रू मैं बहुत सारे एग्जांपल्स, केसेस, सारी चीजें मैं एक बार आपको रिफ्रेश कराऊंगा. जो मैंने क्लास में पूरे 8 लेक्चर्स लगा के जो हमने चैप्टर 1 किया था उसका मैं पूरा ब्रीफ समरी दूंगा. दूसरा, जो हैंड रिटन नोट्स थे क्लास के, मैं उस नोट्स को भी कवर करूंगा, एक क्विक व्यू दूंगा. और साथ ही साथ जो अपनी मेन बुक है सिंप्लीफाइड, उसके चैप्टर का भी आपको एक बार स्कैनिंग कराऊंगा. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन हम अपने रेगुलर बैच में ऑलरेडी डिटेल में प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. मेंटोर बुक आपके पास जो अभी मेड इजी के नाम से आएगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेड इजी, वो जल्दी आप तक पहुंचेगी. तो बाकी प्रैक्टिस हम वहां से करेंगे. टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है. चैप्टर 2 के टेस्ट के लिए आप रेडी रहेंगे सारे बच्चे. लीवरेज के चैप्टर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेडी रहेंगे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर 2 के लिए रेडी रहेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला. सो ये मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अच्छा नहीं लगा होगा सुन के वैसे. चलो स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन. क्या क्या कवर किया था प्रज्ञान 3.0 बैच के अंदर हमने अब तक, एक बार मैं क्विक व्यू देता हूं. यस सर, ये क्लास की जब शुरुआत की थी तो आई हैड आस्क्ड, यू नो, दिस इज द बेस बुक दैट वी आर फॉलोइंग. ऑफ कोर्स आई आस्क्ड फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि बिजनेस की मीनिंग क्या होती है. आई थिंक यू पीपल नो. एंटरप्राइज क्या है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल. लेकिन बिजनेस के बारे में मैं आपको बता दूं एक लाइन में. बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स वैल्यू, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज टू हुम, टू द कस्टमर्स. कस्टमर कौन हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है. बिजनेस का मेन रोल क्या है, वैल्यू क्रिएट करना है. वैल्यू क्रिएट करना है. इंटरनल कस्टमर बिजनेस इटसेल्फ है, उसके लिए वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, पूरा फाइनेंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये हमारा कोर होता है जब हम वैल्यू की बात करते हैं किसी कंपनी के लिए. और जब हम किसी कस्टमर के लिए वैल्यू की बात करते हैं, मतलब उसे फीचर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, अच्छी टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको हमने कह दिया साहब दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कस्टमर, और उसके लिए वैल्यू क्रिएशन. तो दोनों क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बिजनेस की है. बिजनेस रन्स द बिजनेस, क्लियर है. बिजनेस इज बोर्न टू compete. The organization that doesn't compete is not a business for me in this strategic management paper. जब मैं एंटरप्राइज की बात करता हूं तो ऑफ कोर्स मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, बड़े कॉर्पोरेशंस जैसे टाटा एंड सन्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आज दौर है मॉडर्न टाइम्स में बिजनेसेस कॉन्ग्लोमेरेट की तरह काम करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और साथ ही साथ कॉन्ग्लोमेरेट ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं. एक लार्ज कॉर्पोरेशन की जब हम इमेजिनेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज रन बाय एंटरप्रेन्योर्स हु आर टेकिंग रिस्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेक्टर्स, राइट. सो वहां मैं एंटरप्राइज की बात करूंगा. अगर मैं बिजनेस और एंटरप्राइज के बीच के डिफरेंस को आपको समझाने की कोशिश करूं, बिजनेस इज रन बाय अ बिजनेस मोर ऑफ अ फंक्शनल नेचर, एंटरप्राइज रन बाय एंटरप्रेन्योर मोर ऑफ अ प्रोसेस ड्रिवन नेचर, ठीक है. इतनी सी बात है, ये हमने बहुत डिटेल में करा था. दोनों को चलाने के लिए एंटरप्राइज या बिजनेस सिस्टम की जरूरत होती है, वो आपको पता है. टॉप मैनेजमेंट, अलग अलग जगह टॉप मैनेजमेंट की मेरी डेफिनेशन अलग होगी. मैं एक बिजनेस की बात करूंगा, सीईओ टॉप मैनेजमेंट होगा. कॉर्पोरेशन की बात करूंगा, कॉर्पोरेट लेवल होगा, वहां एक बोर्ड होगी, सीएमडी होगा, चेयरमैन होगा पूरे ग्रुप का. रिलायंस के अंदर 100 कंपनियां आती हैं, 100 के 100 को मुकेश अंबानी हेड करता है.
टॉप मैनेजमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई। रिलायंस रिटेल की बात करूंगा, अगर मान लो अंबानी फैमिली से ही किसी को सीईओ बनाया है या उसका जो बोर्ड है रिलायंस रिटेल का, वो रिलायंस रिटेल का टॉप मैनेजमेंट है। सीएफओ यस टॉप मैनेजमेंट में आएगा, रिलायंस रिटेल का अलग होगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का अलग होगा। सीएफओ ऑफ द डे का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था इसी चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं सर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपसे डिस्कस किया था, ग्रैंड विटारा वर्सेस हैरियर। दो कार, एक मारुति की एक टाटा की लॉन्च होती है, दोनों वैल्यूएबल है क्योंकि सर बिजनेस का काम है वैल्यू क्रिएट करना। ध्यान से सुनना, स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहा हूं। व्हाट इज स्ट्रेटजी, अभी धीरे धीरे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स सर ये कंपनी देखो इतने सारे फीचर, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी, सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज के डिफरेंट डायमेंशन ऑफर करती है। विटारा ब्रिजा कहता है ग्रैंड विटारा कि भाई मैं ये सब देता हूं। दूसरी तरफ जब ये देता है तो कहता है भाई ये सब करने के लिए ना मेरे को 12 लाख रुपए की एवरेज कॉस्ट लगती है। कॉस्टिंग, एफएम दोनों के बच्चे और खास करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बच्चे इन सब के टॉप पे बैठ के देखेंगे। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, आपको बोल बोल के मेरे साथ रिवाइज करना है, अपने नोट्स को फॉलो करना है। ध्यान से सुनो, जब मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं आपको बात एकदम दिमाग में सेट रहनी चाहिए, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, आई हैव बीन इनटू द स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे चढ़ के बैठ जाओ, मतलब बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले मीनार पे चढ़ जाओ और वहां से सोचना शुरू करो और तीर कमान अपना संभाल लो। समझ लो तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सही गोले दागोगे। बुल्स आए, सांड की आंख बिल्कुल ठीक लगेगी जाके निशाने पे, अदरवाइज सर लोचा हो सकता है। ये छोटी सी साइकोलॉजिकल बात है। अगर आप यहां से बैठ के पूरे मैनेजमेंट को, इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देखना शुरू करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप एक मैनेजर की तरह देखना शुरू करोगे या एक एग्जीक्यूटिव या छोटे बच्चे की तरह, आप टॉप मैनेजमेंट, वो हाई हेडेडनेस नहीं होगी, वो बड़प्पन नहीं आएगी। तो बड़े मन से बड़ी बात होती है, छोटे मन से बड़ी बात नहीं होती है। इतनी बात आपको समझनी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने से पहले, और वो थॉट मैं आपको दे रहा हूं, हर लेक्चर में दे रहा हूं। अपना पूरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको उसको इस्तेमाल करना है। आपको ये नहीं सोचना सर स्टोरी क्यों बता रहे हैं, सर पका रहे हैं, नहीं पका नहीं रहे। वही स्टोरी तुम्हारा बेस बनेगी और वैसा ही एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं कोई भी बात क्लास में ऐसी नहीं बोलूंगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो, जिसका एग्जाम रेलिवेंस ना हो। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक exam oriented things and practical things that are going to be asked in the examination. Yes, my experience will be there in between because I come from a industry background, as you know, and especially from IIM, तो obviously वो एक exposure अपने पास होता है फील्ड का और आपको वो लेनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे और मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आएगा, चाहे फाइनेंस हो या स्ट्रैटेजी हो। प्रैक्टिकल चीजें हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान बना देती है। केसेस हमें सोचने का पूरा जो वैक्यूम है ना उसको खत्म कर देती है और चीजें इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग लगने लग जाती है। अंडरस्टैंडिंग है तो मेमोरी की गारंटी है, मेमोरी है तो अंडरस्टैंडिंग की कोई गारंटी नहीं। ये बात एकदम आप यहां से सीए फाइनल तक चिपक के याद रखेंगे। और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सीए फाइनल में एक पेपर है जिसका नाम है पेपर नंबर 6, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको समझ में आ गया, अभी इंस्टीट्यूट ने वो रिलीज किया है। सब लोगों के तोते उड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सीए इंटर में ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। सीए इंटर में वो फर्रे रट के गए थे, शॉर्टकट टेक्निक लगा के गए थे, टीचर्स ने उनको ट्रिक दिए थे, ट्रिक को एंजॉय कर रहे थे। एग्जाम हॉल में आईसीआई ने लोचा कर दिया, उसने वहां लॉ भी इंटर का घुसा दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी घुसा दिया, फाइनेंस के भी कॉन्सेप्ट घुसा दिए, टैक्सेशन भी इंसर्ट कर दिया जो बच्चे ने इंटर में पढ़ा था। और फाइनल के 8 पेपर के कॉन्सेप्ट और उससे जो कुछ भी नॉलेज ड्रॉ करी आईसीआई ने वो तो वहां डाला ही डाला, ये 6 पेपर को भी नहीं छोड़ा। तो टोटल के टोटल 7-8 पेपर फाइनल के इंक्लूडिंग सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल और इंटर के सारे सब्जेक्ट का एक निचोड़ पेपर आ गया है। तो बेटा ऐसा है, ये बात इंडस्ट्री में कहने वाला मैं पहला शख्स हूं, आपको थोड़ी सी चुभ सकती है, लेकिन पेपर कम होता है ना, इंस्टीट्यूट अपना रिगर नहीं घटाता। टेस्टिंग तो उसने वही उतने की ही करनी है, 2 पेपर कम हो गए, लेकिन वो क्या करेगा कि आपको ना पढ़ने का ज्यादा स्कोप देना चाहता है। वो कहता है तुम 2 पेपर कम पढ़ो लेकिन पूरा पढ़ो, तुम 20 पेपर मत पढ़ो, तुम 6 पेपर पढ़ो, लेकिन 6 पेपर को बेस्ट पढ़ो और उसमें तुम्हें बेस्ट पूछूंगा।
बेस्ट खींचूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो बेटा ये बात समझनी है, वो 2 पेपर जो रिड्यूस हुए हैं उसका वक्त आपको इन पेपर्स को देना है, स्पेशली जो प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल और इंडस्ट्री के पेपर है, क्योंकि वहां स्कोप बढ़ जाता है। लॉ में स्कोप इतना ही होगा कि आपको लॉ में थोड़ा घुमाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस में तो बहुत स्कोप है ना, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री है, प्रैक्टिकल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर डेविएशन, लेकिन ये बात मेरे जहन में थी। आई थॉट लेट मी डिस्कस विथ यू इन क्लास। अभी कैसा है, यस, तो इस कंपनी ने ना जब भी एक कार बनाई उसकी एक कॉस्ट थी, कितनी थी, 12 लाख रुपए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू चेन कहां काम करता है। सर वैल्यू चेन कहीं काम नहीं करता, वैल्यू चेन यहां काम करता है। सर वैल्यू चेन की सारी एक्टिविटी जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी, प्राइमरी और सपोर्ट की एक्टिविटी यहां लगती है। रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी सब लग जाती है, सब लगती है। तो सर उसकी कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट सर 12 लाख रुपए है। इसके बदले में क्या क्रिएट होता है सर, वैल्यू। कॉस्ट इज इनकर्ड टू क्रिएट वैल्यू। आपको समझाया सर, इस कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने ठीक यही काम किया, और हमारे लिए एक कार बना के दे दिया, हमारे पास मार्केट में आ गई। अब इसकी वैल्यू जज हो सकती है कितनी, 19 लाख के कार के बराबर ये वैल्यू क्रिएट करती है। बिकती कितने में है, 17 लाख में। तो 2 लाख कहां गए, कस्टमर के पास गए। ये प्रॉफिट का हिस्सा किसके पास गया, कस्टमर के पास गया। ये प्रॉफिट का हिस्सा किसके पास गया, कंपनी के पास गया। बताओ भाई, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट हुई क्या, ठोक के बोलो। कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज करो, यहां पे फिक्स करो। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट हुई क्या, एक को प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन मिला कंपनी को। कस्टमर को क्या मिला, ये सारे फीचर मिले, प्लस ये 2 लाख का मार्जिन मिला। कस्टमर मार्जिन बोलते हैं, कस्टमर खुश, तुम्हारा माल खरीदेगा, तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो सर ये जो दोनों को जो प्रॉफिट दिया, कहां से दिया सर, द मोर वैल्यू यू क्रिएट एंड द मोर कॉस्ट बी रिड्यूस, वी क्रिएट अ बैंड कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी बैंड। सो डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बात समझ में आई क्या। प्रॉफिटेबिलिटी में वो मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन को बढ़ाने वाला प्रॉफिट जो कस्टमर को दे रहे हैं हम इस कार को बेच के, वो भी शामिल है। मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कस्टमर का ध्यान रखने के लिए जो प्रॉफिट कमाया, जो क्रिएट किया, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों जो क्रिएट किया, वो प्रॉफिटेबिलिटी है। और जो टेंजिबल जो दिखता है, जो रोकड़ा 5 लाख रुपए हाथ में आया, ये कैश है, ये तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा। और ये वाला सर प्योर 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 कंट्रीब्यूट करेगा आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ब्रांडिंग, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन एनहांसमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बैकबोन ये है। और कॉस्ट है, उसका रिडक्शन है, प्राइस सेट बाय द मार्केट फोर्सेस, प्रॉफिट डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को देख के डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। लॉक किया जाए मित्रों, लॉक करो सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। सर ये तो एक बिजनेस की बात थी, दूसरी बिजनेस आती है मार्केट के अंदर। फुल रिवीजन करा रहा हूं, अच्छे से करो। हैरियर वो कहती है, रुक यार, चल तेरे से बढ़िया गाड़ी देता हूं, तो 22 में 23, तो इतने फीचर में उससे भी ज्यादा फीचर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, फ्यूल, ये बहुत सारे फीचर टेक्नोलॉजी देता है। ये स्पेस भी ज्यादा है, विथ लेंथ वगैरह भी ज्यादा है, मेटल मिक्स भी ज्यादा है, मेंटेनेंस भी बेहतर है, ब्रांड प्रेजेंस बेहतर है, लोगों का ट्रस्ट बन रहा है, टैंक है पूरा है मेरे पास। लेकिन इसको बनाने का खर्चा सिर्फ 11 लाख। तब कमाल हो गया टाटा साहब, गाड़ी तुमने अच्छी दी और तुम्हें काम में हो दम, और तुम कह रहे हो कि भैया बनाने में दाम लगा कम, ये तो गजब हो गया। कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज किया होगा, वैल्यू चेन एक्टिविटीज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली किया होगा। इसने सर रॉ मटेरियल ठीक अक्वायर किया होगा, बल्क में खरीदा होगा, एक्सपीरियंस कर्व का कंट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंट्रीब्यूशन होगा, लर्निंग कर्व का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, कोई इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्पेशल चीज इसने करी होगी जिसकी वजह से इसने कॉस्ट को कर लिया रिड्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर इसके पीछे का कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। सर ये बातें लिखनी होती हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है, इन्हीं को अपनी लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना है। बाबूजी लिखोगे आप, मुझे पता है, डोंट वरी। सर इससे जो वैल्यू क्रिएट करी वो सर मारुति सुजुकी के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिएट करी। वो 19 लाख की कर रहा था, इसने 22 लाख की और बेची वही 17 में। बताओ कस्टमर को कम दिया या ज्यादा। सर इसने तो 5 दिया, खुद ज्यादा कमाया है कम। सर यहां भी ज्यादा कमाया, मतलब प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज ज्यादा, कैश रिचनेस भी ज्यादा, रिजर्व एंड सरप्लस भी बड़ा होगा, ईबीआईटी भी बड़ी होगी, बोलो तो ईपीएस भी बड़ा होगा। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट तो बढ़ते बढ़ते शेयर होल्डर तक जाएगा।
और ये एक्सटर्नल शेयर होल्डर स्टेक होल्डर तक जाएगा, कस्टमर तक जाएगा। कस्टमर भी तो तुम्हारी कंपनी का स्टेक होल्डर है। ये नहीं लेगा तो मार्केट शेयर मार्केट पोजीशन कहां से आएगी, समझी गए हो? तो इतनी सारी बातें हो गई सर। इसका मतलब सर हर पैरामीटर पे, कॉस्ट रिडक्शन की बात हो, वैल्यू क्रिएशन की बात हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो, प्राइस ऑफर करने की बात हो, फीचर्स की बात हो, क्वालिटी की बात हो, ड्यूरेबिलिटी की बात हो, प्रॉफिटेबिलिटी बैंड की बात हो, हर जगह ये बाजी मार रहा है हैरियर। इसीलिए सर इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसका मार्केट शेयर मार्केट पोजीशन ज्यादा होगा। रोड पे चले जाना, देखना कितनी हैरियर दिखती है और कितनी ग्रैंड विटारा ब्रिजा, देख लेना। चैलेंज है, अगर तुम्हें 10 हैरियर मिलेगी तो कोई इक्का दुक्का 100 पे 1 मिलेगी या 100 पे 2 मिलेगी ग्रैंड विटारा ब्रिजा। हैरियर 100 मिलेगी, वो 2 मिलेगी। मैं दिन भर सड़क पे, दिन भर रोड पे चलता हूं, मैं आता जाता रहता हूं। अभी कल दिल्ली से अभी आया हूं क्लास लेकर के आईसीआई की, उससे पहले गया था, आप लोगों को तो सब पता है, अनाउंस करके जाता हूं क्लास में। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, सीए के क्लासेस लेने में जाता रहता हूं। तो ये सर रोड पे उतरो, सब फील्ड में सब समझ में आता है। तो सर ये क्या है, ये सर प्रैक्टिकल है। जो रोड पे दिखता है वो यहाँ पे सर किताबों में होता है और वही हम पढ़ते हैं, सीधी सी बात है सर। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती है टू बीट द राइवल्स and for that they create more value, the edge they gain over their rivals is called competitive advantage. In terms of profit, competitive advantage. In terms of cost reduction, competitive. In terms of pricing, competitive advantage. In terms of profitability, competitive. In terms of features, profitability, in competitive advantage. In terms of market share market position, जहां जहां हमें edge मिल रहा है, different parameters इस पिलर नंबर 420 पे आपके सामने है। जहां जहां wherever we are getting an edge over our rival, that is called my competitive advantage. And before that, behind that competitive advantage there is a superior strategy. So behind every successful enterprise there is a superior strategy. यही है सर ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही 24 घंटे करेंगे, यही थीम है, यही बैकग्राउंड केस स्टडी है। इसको समझा तो ऐसा समझो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ लिया। कोई भी कॉन्सेप्ट हो लाओ, चेक करो, प्रूव कर दो, इसके ऊपर प्रूव कर लिया तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आ गया। सारी दुनिया के सारे बिजनेस है, सारे धंधे, सारे काम धाम, सब सर बिजनेस जितने भी हैं जो स्ट्रेटेजिकली चलते हैं इसी पिलर के आसपास नाचते हैं। सर आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा उठा के देख लीजिएगा और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा उठा के देख लीजिएगा, इस पिलर से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं हर चैप्टर को इस पिलर पे प्रूव कर सकता हूं। दिस इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, दैट्स इट। इसको समझना है, ये हमारा सिलेबस भी है, हमारे सिलेबस में भी है, ऐसा नहीं है। और मैंने ही तुम्हारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया था, पहले नहीं होता था ये। मैंने ही वो मॉड्यूल लिखा जिसके अंदर ये डाला। इसका मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने कुछ जिंदगी में अच्छे काम किए। आपको क्रेडिट लेना चाहिए, अहंकार नहीं है। जो किया है वो तो बताना ही पड़ेगा ना, है ना। प्यार किया तो डरना क्या यार, सीधी बात है। चलो पढ़ो, टाइम पास। अब सर जब हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, सर ये एग्जांपल आपको याद है स्पेसएक्स वाला, जिसमें मैंने कहा था ये 3 गुना ज्यादा वेट कैरी करता है इसका फाल्कन रॉकेट, हेवी रॉकेट जो स्पेस में जाता है आपके आपके सैटेलाइट्स को लेकर के, और साथ ही साथ सर 2 टाइम्स ज्यादा स्पीड से उड़ता है, और सर 2 टाइम्स इसकी कॉस्ट, 3 टाइम्स इसकी कॉस्ट कम है। स्पीड ज्यादा, वेट ज्यादा कैरी करता है और 3 टाइम्स इसकी कॉस्ट कम है, नहीं 2 टाइम्स इसकी कॉस्ट कम है डेल्टा, बोइंग और ब्लू ओरिजिन के ऐसे ही सिमिलर रॉकेट से। तो बताओ सर यही रीजन है ना स्पेसएक्स के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। यस सर, क्यों? क्योंकि सर यही 2 कंपनियों की तरह इसने भी कांड कर रखा है। ठीक है, तो सर ये बात समझ में आ गई। अब कंक्लूड कर दूं सर, वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर विथ मोर वर्थ, मोर वैल्यू, अ वर्थ फॉर विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे इज प्राइस, and that worth for which the customer is willing to pay a price is called value. and value का मतलब ये सारी चीजें होती हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूं। यस सर। सर ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्या होता है, अपने पास होता है एक बिजनेस सिस्टम। कराया था क्लास में, डिटेल में कराया था, देख लो बस पिक्टोरियली। यही है हमारा बिजनेस सिस्टम जो वर्क करता है और वैल्यू क्रिएट करता है, और इसी वैल्यू पे हमको बहुत नाज है। यही वो सिस्टम है जिसका सिस्टम जितना अच्छा होगा वो उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगा, उसकी स्ट्रेटजी उतनी सक्सेसफुल होगी, बात खत्म। और इसी के लिए सर माइकल पॉटर ने हमें दे दिया वैल्यू चेन एनालिसिस का फ्रेमवर्क। वैल्यू चेन इज नथिंग बट दिस बिजनेस सिस्टम। यही सारी एक्टिविटी वैल्यू चेन की प्राइमरी एंड सपोर्ट की एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी जो सीधा कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करती है, जो सीधा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करती है, सीधा जिससे कि वैल्यू पे इंपैक्ट आता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, वो प्राइमरी प्रोसेस है। और सर वो प्रोसेसेस
वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, वो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज, और वो एक्टिविटीज जो इन प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, जैसे R&D है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, प्रोक्योरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लीगल सिस्टम है, ये सारी चीजें सपोर्ट की एक्टिविटी है। दोनों से मिलकर बनता है बिजनेस सिस्टम, और किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजिक सक्सेस के पीछे होता है ये सिस्टम। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बहुत अच्छी एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी बनाई और इसको इंप्लीमेंट करना है, कौन करेगा? बिजनेस सिस्टम करेगा। बिजनेस सिस्टम है क्या, इसको सर डिफाइन कैसे करोगे? सर बिजनेस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट executes the task assigned by the business with the help of man, machine, computer and all other resources। बात खत्म। अब सर आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तो समझा दी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बता दिया। इट अलाउज अ फर्म टू गेन एन एज ओवर द राइवल्स व्हाइल कंपीटिंग। 2 एग्जांपल जो आपको दिए थे, ग्रैंड विटारा, ब्रिजा और हैरियर का, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर केस। अब मैं दूसरी तरफ से बात करता हूं, सर इसको बोलूं कि कैसे सर मिलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये तो कहना आसान है, बट ये होता कैसे है? ड्यू टू सेट ऑफ यूनिक फीचर्स, ड्यू टू द वैल्यू क्रिएशन। द मोर वैल्यू यू क्रिएट, द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू गेन। एंड वो वैल्यू क्या है सर? वो टेंजिबल चीज है या इनटेंजिबल चीज है? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा गाड़ी में बैठ के बहुत आराम महसूस हो रहा है, वाह क्या मजा आ रहा है? नहीं, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। 2 तरह के लोग बैठते हैं ना, सड़े हुए से बगल में बैठे रहेंगे ना, गाड़ी बहुत बहुत झटका मारती है। अरे झटका मारती है मतलब इसका सौकरवा बहुत टाइट है। अरे टाइट है मतलब इसका सस्पेंशन बढ़िया नहीं है। और दूसरा बंदा मोटा गेंडा बैठा हुआ है, गेंडा स्वामी गाड़ी के अंदर, बोला रहा वाह का गाड़ी मच मच चल रही है। अब देखो दोनों की वैल्यू की परसेप्शन अलग है। तो वैल्यू क्या है? ये जो फीचर है, जो क्वालिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, सर्विस है, आफ्टर सेल्स सर्विस है, फीलिंग है, इंटेंजिबल चीज है, परसेप्शन है, कस्टमर के दिमाग में होती है। अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से परसीव करता है। जूते का एग्जाम्पल याद है? जूता, वागले की दुनिया का वो सीन, तिवारी जी को 300 रुपए का लगता है, वो सेक्रेटरी को वो 7,000 का लगता है, उसके दोस्त को वो इन्वेस्टर फाइनेंस में जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसको वो 5,000 का लगता है। गेटिंग द पॉइंट, अलग अलग लोगों को था वो ओरिजिनली 1,700 रुपए का, 1,700 रुपीज का। तो सर परसेप्शन है ये किसका? उस कस्टमर का, उस टारगेट मार्केट का, अबाउट द सुपीरियरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। सर यही परसेप्शन बिठाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट एजेंसीज का यूज करते हो और सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली के हाथ में कोक का बोतल पकड़ा देते हो। सर ये मेरी बुक है, ये प्लीज सर आप प्रमोट कर दीजिए ना, बहुत बिकेगी सर, है ना। ICI मान लो इस बुक को रेकमेंड कर दे तो मेरे क्या होगा? मजे मजे। ICI के रेकमेंडेड लिस्ट में चली जाए, मेरे मजे ही हैं मजे, मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। फिर उसके बाद बस इतना ही नाम ही काफी है कि मॉड्यूल में जो लिखा है ये त्रिवेदी ने लिखा है, जितना नया है सब मैंने लिखा है। तो क्या है ये? परसेप्शन क्रिएट करता है कस्टमर के दिमाग में, वैल्यू क्रिएट करती है, वही स्ट्रैटेजी है, वही एडवांटेज है, उसी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? तो सर एक छोटा सा डेफिनेशन, इप्सा क्या बोला मैंने? स्ट्रेटेजी रेफर्स टू आइडियाज, प्लान, सपोर्ट एंड एक्शन। Ideas, plans, support and action employed by the organization to compete successfully against their rival। ऐसे बोलो ना सर, to gain an edge over the rival, to gain competitive advantage over the rival। आइडियाज बिजनेस के, प्लान, सपोर्ट एंड एक्शन, इंप्लीमेंट भी करना होगा। आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट वैल्यू, सो दैट विल फेल। ओके सर ये एग्जांपल याद है वॉलमार्ट वाला आपको? जब दुनिया रिसेशन में बर्बाद हो रही थी तो सैम वॉल्टन कमा रहा था। इससे किसी ने पूछा, इसकी कंपनी के उस समय के CFO से किसी ने पूछा कि भैया रिसेशन चल रहा है और तुम एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन किए जा रहे हो, तो उसने बोला सर आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिसेशन। दुनिया के लिए होगा, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। सर पेपर कितना भी टफ हो मेरे लिए तो ईजी है, मैं तो टफ मान ही नहीं रहा इसको। क्यों सर? क्योंकि हमने बहुत डिटेल में, हमें सब पता है सर, किधर से पूछेगा इंस्टीट्यूट, जिधर से पूछेगा लिखेगा, तो उसके लिए अभी मेहनत करनी होगी। तो तुम ये स्टेटमेंट दे सकते हो, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन टफ क्वेश्चन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम छोड़ के भाग गए, एग्जाम देना है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन टफ है या ईजी है, तुम्हें लगेगा ईजी है क्योंकि तुम्हें आता है तो ईजी है, और नहीं आता है तो बहुत टफ है। ठीक है, स्पीड अच्छी है तो 2 घंटे का पेपर था, और स्पीड अच्छी नहीं है तो भाई बहुत लेंदी। इट वॉज ईजी बट लेंदी, इट वॉज एवरेज एंड लेंदी, लेंदी सब लगा देते, लेंदी पता नहीं, लेने देने की बात कर देते तुरंत। अरे भैया कुछ नहीं होता है। देखो याद रखना, मैं आप लोगों को 2 काम करवा रहा हूं, हर चैप्टर के साथ आपको कुछ क्वेश्चन लिखने को देता हूं, आपको होमवर्क भी देता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं सब कुछ क्लास में करा दूंगा, करा तो मैं ही दूंगा सब, लेकिन फिर भी, और आपको रिवाइज भी करा दूंगा। अब ये छोटे छोटे मेंटरिंग सेशंस में ऐसे ही लगाता रहूंगा आपके लिए रिवीजन के बहाने।
लेकिन मैं लिखने को क्यों बोलता हूं आपको समझा क्या? क्योंकि आपके लाइफ में ना एग्जाम की जहां तक बात आती है तो रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कभी कभी रीड करने के लिए भी देता हूं तुम्हें, बोलता हूं बेटा ये रीड करके आना, मैं कल इसको पढ़ाऊंगा लेकिन तुमको इसको पहले रीड करके आना है। और आते के साथ पूछता हूं, फिर कभी कभी बोलता हूं ये रिसर्च करके आना, है ना। फाइनेंस में भी बोलता हूं ये गूगल करके देख के आना कि ये क्या होता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा और क्या होता है। रीडिंग एंड राइटिंग की स्पीड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मैं एक ऐसे टीचर से मिला जिसने कि खुद टैक्स पढ़ा रखा है, नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ा टीचर है, बहुत बड़ा सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, टीचर्स एंड बुक्स आर ऑलवेज ग्रेट। ही वेंट इनटू एन एग्जामिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्वेश्चन आया, टीचर थे, सब आता था, पूरा पेपर आता था, पूरा पेपर आता था उनको, पूरा पेपर, मतलब सीए के बाद उन्होंने सीएस की डिग्री। 85 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए। बाहर निकला, मेरे से मिला, मैंने बोला कितने मार्क्स के? तो तेरे को तो यार 100/100 आएंगे। बोला भाई 100/100 बाद में आएंगे, मैं 85 ही अटेम्प्ट कर पाया। मैंने बोला अरे तेरे को टैक्स के क्वेश्चन नहीं आते थे? उसने बोला ऐसा नहीं था, मैं अभी बैठ के यहीं सारे सॉल्व कर दूं, सब मेरे टिप पे था, सारे क्वेश्चन आते थे, मैं उतनी स्पीड से लिख ही नहीं पाया। अब तुम्हारी देखो, यही बात समझ रहे हो मेरी बात? टीचर को टीच करने की आदत है, उसकी अब लिखने की आदत नहीं रही उतनी, तो स्पीड भी मैटर करती है। मैं आपको एक सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, प्रूफ इसी अटेम्प्ट का। कमाल की बात है, आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब स्पीड कितनी मैटर करती है। एक टीचर जिसको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, एक बच्चा जिसको सब कुछ आता है, ऐसे समझो, और स्पीड से नहीं लिख पाया तो 100% पेपर वो बोलेगा लेंदी था। और स्पीड रहती तो वो टीचर साहब सारे लिख के आते, फिर वो बोलते कुछ भी पेपर नहीं था, 100 में 100 आएंगे, चल 98 तो आ ही जाएंगे, अरे 95 तो कहीं नहीं गए, ऐसा। ठीक है, तो सर ये होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसीलिए सर प्रैक्टिस आपको करना है, लिख लिख के हर चीज देखनी है, तभी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। सारे वो काम करने जो एग्जाम में हिट करने के लिए जरूरी होते हैं। अब सर ये वाला एग्जांपल मैकडी का आपको याद है? सर दुनिया रेवेन्यू कितना कमा रही थी? इसने 2 बिलियन में 2008 में जब रिसेशन का टाइम था 2 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू कमाया। नए नए आउटलेट्स खोले, जब दुनिया कंपनियां बंद कर रही थी, अपने फ्रेंचाइज बंद कर रहे थे, स्टोर्स बंद कर रहे थे, तो ये ओपन कर रहे थे। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे हैड अ स्ट्रैटेजी, सुपीरियर स्ट्रैटेजी इन प्लेस। वो स्ट्रैटेजी, आइडियाज, प्लान्स, एक्शन एंड सपोर्ट एम्प्लॉयड टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर मैकडी ने बड़ा ग्रो किया होगा ना, स्टॉक मार्केट गिर रहा और सोचो तुम्हारा नेटवर्थ बढ़ रहा हो, क्या मजे की बात है ना। मतलब तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत अच्छी स्टडी करी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा समझा, मार्केट को अच्छा समझते हो, है ना। ऐसा हो सकता है ना, झुनझुनवाला, दुनिया गिरती पड़ती रही, झुनझुनवाला बढ़ता रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। स्ट्रैटेजी, हर चीज के पीछे होती है स्ट्रैटेजी। मॉडर्न बिजनेसेस का गॉड है स्ट्रैटेजी, जिसके पास है वो गॉड जैसा है। वो कंपनी जायंट है, कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ी कंपनी है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। पूरी दुनिया आज वैल्यू क्रिएशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के पीछे मरती है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे मरती है। और इन सब के लिए एक सुपीरियर स्ट्रैटेजी का इन प्लेस होना जरूरी है। इस पूरे सब्जेक्ट में हम यही पढ़ने वाले। हुंडई की स्ट्रैटेजी पढ़ाई थी, टेस्ला पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ेंगे। स्टारलिंक की स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी क्लास में, इसलिए बहुत टाइम लगा था। स्टारलिंक की स्ट्रैटेजी क्या थी? उसके बाद सर एक और आपको डेफिनेशन दिया था, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड, बोलो आईडीडी। क्या आईडी? आईडीडी क्या? इमेज, मतलब आईडीएफ नहीं, इजराइल वाला, इमेज, what it wants to be, direction, what it wants to do, मतलब vision, mission, destination, where it wants to go, goals and objective that it wants to achieve, बात खत्म। स्ट्रैटेजी लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। कैसा है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। एक सीए भी सीए बनने के बाद अपने क्लाइंट्स को डील करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, बात खत्म, ठीक है। कि लॉन्ग रेंज में मेरे पास कितने क्लाइंट्स होंगे, तो उसी तरह से बेस रखता है। कहता है एक पोर्टल बना, फिर उसके ऊपर सर्विसेज दे, ईआरपी इंप्लीमेंट कर, ऑटोमेट कर अपने ऑर्गेनाइजेशन को। धीरे धीरे आप, ये सब स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, आप धीरे धीरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हो। जब मैंने भी टीचिंग शुरू की तो धीरे धीरे स्टूडियो बना, 4 में 5 स्टूडियो बना, फ्रेंचाइज डेवलप कर, अलग अलग सेंटर्स पे जा, अलग अलग सिटी में घूम, और धीरे धीरे करके अपने आप को स्प्रेड कर। बात समझ आ गई? तो सर ये 3 चीजें हैं स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कहां से आई है? मिलिट्री से आई है, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या कहती है? सर अपने पास 2 चीजें हैं मेजर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ना है तो इन्वायरमेंट को समझना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ना है तो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ना है तो इन्वायरमेंट कहना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रहना है तो इन्वायरमेंट कहना है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेफिनेशन रटे हुए नहीं होने चाहिए। हर कॉन्सेप्ट, हर एक एलिमेंट का, हर एक फैक्टर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आनी चाहिए। उसका क्या इंपैक्ट है वो तुमको समझ में आना चाहिए। टाइम के साथ,
टाइम के साथ रिस्क को ध्यान में रखते हुए ये मुझे किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरनल फैक्टर मेरे लिए स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी स्टडी करनी आनी चाहिए। और कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर माइक्रो या मैक्रो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट लेके आ रहा है, आपको इसकी स्टडी करनी आनी चाहिए, आपको इसको क्रैक करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, उसके इंपैक्ट को समझना आना चाहिए। एक्सटर्नल में इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन को समझना आना चाहिए। मतलब आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस समझ में आनी चाहिए, स्वॉट एनालिसिस समझ में आनी चाहिए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग समझ में आना चाहिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना आना चाहिए, कंपटीशन एनालिसिस आना चाहिए, सिचुएशन एनालिसिस आनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आनी चाहिए, मतलब आपको सिनेरियो एनालिसिस आनी चाहिए, सब चीज आपको आनी चाहिए, तब जाके तुम बता पाओगे कि कौन सा फैक्टर स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। इसीलिए सर आपको ये अलग अलग चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो इंटरनल से स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेटजी क्या कहती है, अप्लाई करो, सस्टेन करो, इंक्रीज करो। अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या करें, स्ट्रेंथ को अप्लाई करो, सस्टेनेबली इंक्रीज करो, एंड देन उसको डिस्कवर करो, ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अगर वीकनेस है तो क्या करें, देखते रहे, वीकनेस को नहीं ओवरकम करो, और अगर थ्रेट है तो क्या करें, अवॉइड करो, नहीं एवर्ट करो, चेंज द डायरेक्शन करो, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी अपनाओ, शेयर द रिस्क, एलिमिनेट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क, टर्मिनेट द रिस्क, कुछ ऐसा करो, क्योंकि अगर रिस्क को तुम नहीं देखोगे तो वो तुम्हें देख लेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब सर स्ट्रैटेजी डिफरेंट टाइप्स की होती है, कौन कौन से टाइप की होती है? सर बहुत सारे टाइप की होती है सर। एक को बोलते हैं इंटेंडेड, एक्चुअल या प्लान्ड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी दैट इज प्लान्ड इन द बिगिनिंग, दैट इज इंटेंडेड, प्लान्ड और एक्चुअल स्ट्रैटेजी, तीन नाम है। एक ही भगवान के तीन नाम होते हैं ना, कई बार सहस्त्र नामानि जप्यन्ते, है ना, हनुमान जी के, भगवान शिव जी के, अलग अलग देवताओं के, हर हर महादेव, शिव भी बोलते, महादेव भी बोलते, आदि पुरुष भी बोलते, पता नहीं कितना बोलते। उसी तरह से इसके तीन नाम है। ऐसे स्ट्रेटजी में आपको बहुत चीजों के दो दो तीन तीन नाम मिलेंगे। जैसे रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी होती है, उसको रिट्रेंचमेंट भी बोलते हैं, रिट्रीट भी बोलते हैं, है ना, टर्न अराउंड भी बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं, लिक्विडेशन भी बोलते हैं। तो सहस्त्र नामानि जप्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता, जितने नाम है सबको जपना है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, सारे आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट पता नहीं कौन सा नाम लेके आपसे क्या पूछ देगा। आप बोलोगे अरे मैंने तो प्लान्ड पढ़ा था, एक्चुअल नहीं पढ़ा था, इंटेंडेड पढ़ा था, एक्चुअल प्लान्ड क्या होता है हमको नहीं पता है। अरे तुमको नहीं तो किसको पता होगा, पता रखा करो, ठीक है। दूसरा है इमरजेंट स्ट्रैटेजी। मैंने फिर बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रहना है तो इन्वायरमेंट कहना है, सीधी सीधी बात है। इमरजेंट स्ट्रैटेजी, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हम अपनी इंटेंडेड या प्लान्ड स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज माय इमरजेंट स्ट्रैटेजी। रियलाइज स्ट्रैटेजी तो फाइनली दैट मटेरियलाइजेज एट द एंड, जिसको आप एक्चुअल, जिसको आप, भाई एक मिस्टेक है, जरा इसको ठीक कर लेना। बोलने के क्रम में मेरी बैटरी जो है वो फ्यूज हो गई थी, इसको करंट लिख लेना। सिंसियर अपोलॉजीज, ऐसे मिस्टेक उन्हीं से हो सकते हैं जो बहुत बकवास करते हैं, ठीक है। यस, करंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं जब रियलाइज्ड या एक्चुअल स्ट्रैटेजी सेम ही चीज होती है, रियलाइज्ड या एक्चुअल स्ट्रैटेजी सेम ही चीज होती है। अब ध्यान से सुनो, इंटेंडेड या प्लान्ड स्ट्रैटेजी ही प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। प्राइमरली जो आप इनोवेशन के बेसिस पे या जो भी नया प्लान करके जो स्ट्रैटेजी लेके आते हो, करंट स्ट्रैटेजी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए मार्केट में, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। देन इन रिएक्शन टू प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल, जो आप स्ट्रैटेजी अपनाते हो जो इमरजेंट भी कहलाएगी, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। समझ में आ गई बात? और एक और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम अबेंडन्ड बोलते हैं, जिसका नाम बुक में नहीं लिखा होता है कि अबेंडन्ड, इसको इमरजेंट वाले को ही बोलते। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी हम ऑब्सोलीट कर देते हैं, एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, रिसेशन आ गया और बंद कर दिया उस पे काम करना, जरूर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से किया ना, तो इसको सर क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, अबेंडन्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। दो स्ट्रेटेजिक पाथ विच द ऑर्गेनाइजेशन नाउ सीजेस टू फॉलो, उससे बाहर निकल गई ऑर्गेनाइजेशन, अब उसको फॉलो नहीं करती है, दैट इज माई अबेंडन्ड स्ट्रैटेजी। क्लियर है ये भी आपको? ठीक है सर, ये इतने टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी हैं, होंडा के एग्जांपल से ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एक बार और से, इंटेंडेड, प्लान्ड या करंट स्ट्रैटेजी, प्लान्ड एट द बिगिनिंग, स्ट्रैटेजी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू एग्जीक्यूट। सर इमरजेंट, दैट डेवलप्स ओवर टाइम ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेज, ओके, मतलब रियलाइज स्ट्रैटेजी, दैट हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स एट द एंड, जो फाइनली वर्क कर गई, जो लास्ट में फाइनल स्ट्रैटेजी जिस पे आप काम करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, दैट इज रियलाइज्ड स्ट्रैटेजी। ये फेसबुक वाला केस स्टडी आपको ध्यान है, ये शेयर कर दूंगा, आपसे ग्रुप में शेयर भी किया है।
स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव रिएक्टिव, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, मैंने कराया भी आपको, ठीक है। इट इज एन अप्रोच वेयर ऑर्गेनाइजेशन टेक्स द इनिशिएटिव और एक्ट्स एज अ फर्स्ट मूवर, वेरी गुड। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव, रिएक्टिव वेयर द ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट्स टू देयर कॉम्पिटिटर्स एक्शन। एंड ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ई। याद है ना, एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होती है, इन सब का मिक्सचर होती है। करंट स्ट्रेटजी प्लस माइनस प्लस प्लस रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव मूव्स प्लस और माइनस एबेंडेंट या ऑब्सोलेट स्ट्रेटजी इज इक्वल टू एक्चुअल स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड सर, ये मेरी एक्स आपको याद है, क्या नाम था इसका, मारिया कैरे। अभी समझ में आ गया मारिया कैरे की कोर कॉम्पिटेंसी क्या थी, इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या था। सर ये बैलेट डांसर थी, सिंगर थी, बहुत ग्रेट वॉइस था, ग्रेट आर्टिस्ट थी, सर एक्ट्रेस है, बहुत कुछ है सर ये। लेकिन सर इसकी मेन चीज क्या है, इसकी वॉइस, सॉन्ग राइटिंग, बैलेट डांसर, आर्टिस्ट होना, ये इसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। इससे इसको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये क्या हो गई थी, भटक गई थी, कब, मेरे से ब्रेकअप के बाद। फिर मैंने क्या किया, इसको सजेशन दिया, कैसे, पैसे लेकर के कंसल्टेंसी दी। उसके बाद क्या किया, इसने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी एक्स है, बिल्कुल गलत बात है, छिछोरी हरकत नहीं करते क्लास के अंदर, इसलिए कर रहा हूं कि 520 मिलियन इसकी वर्थ है, ठीक है। हाँ, इतनी डॉलर वर्थ आपकी एक्स कैसे हो सकती है, आप तो 170 करोड़ पे घूम रहे हो, 176 करोड़ पे, वो भी इंडियन रुपी में। कहाँ ये, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, राजा भोजी चल, ग्रामी मिला इसको 2006 में। उसके बाद मैं तब ये कर रहा था, ये है मेरी मारिया कैरे, समझ में आ गई बात। जस्ट मूव अहेड। अब सर आपको इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया था, इसके लिए आपको मैगी का केस कराया था, और मैगी के केस से आपको ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी, क्या कि मैगी पे प्रॉब्लम आई तो मैगी ने क्या किया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इवेलुएट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री फर्स्ट। दूसरा, assesses its competitor and sets goals and strategies to meet all existing and potential competitors। सर ये तो कोई भी कंपनी जब बुरे दौर से गुजर रही होगी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रही होगी, अपने बिजनेस को मतलब इंटरनल एनालिसिस करेगी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेगी, और फिर अपनी करंट स्ट्रेटजी को रीअसेस करेगी इन द लाइट ऑफ फास्ट मूविंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, कि हम ठीक से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, इन्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, नोकिया से क्या गलती हुई, बिग बाजार से क्या गलती हुई, सीखने की बात है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन से स्टेप में मिस कर गया, ई में, ए में, आर में, सुनना बंद हो जाए तो समझ लो स्ट्रेटजी रॉन्ग जा रही है, ई ए आर। इसलिए फॉर्मूला दिया है, चिंता ना करो, मॉड्यूल में किधर है बताता हूं, ध्यान से सुनो। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन करता है, जवाब दीजिए सारे लोग, ठोक के जवाब दो जरा कमेंट बॉक्स के अंदर। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताओगे या तुम्हें कसम देनी पड़ेगी किसी की, आईसीआई की दो, नहीं किसकी दो, मम्मी पापा की, बिल्कुल माँ बाप को बीच में नहीं लाने का पढ़ाई में, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो खास करके, माँ बाप ने क्या अपराध किया, बेचारे पैसे दे रहे, तुमको इतना सारा सपोर्ट कर रहे, खाना बना के खिला रहे, चाय पहुँचा रहे, कॉफ़ी पहुँचा रहे, टेबल पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारा, है तुम्हारा नाम उन्होंने तय किया है, नाम दिया है उन्होंने एक अच्छा सा, अब उसको अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, बहुत 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 बड़ा बनाना है, स्पेस पे लेके जाना है, तुम्हारे हाथ में। अब उनके हाथ में नहीं है, नाम देना उनके हाथ में था, और चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, खाना खिलाना, ये सब चीजें आपके लिए, चीजों का इंतजाम करना। अब उनको बीच में ना घसीटा करो। मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर कोई टीचर आते हैं, ऐसे समझो कि तुम्हारे माँ बाप एग्जाम हॉल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या। अरे भाई वो इंतजार कर रहे हैं कि वो घर लेके जाना है, उनका कुछ नहीं। अगर हमारा एग्जाम खराब हो गया तो हमारा ही होगा जो होना है, सबसे पहले हमारा बुरा हो रहा है। अगर हम अपने बारे में केयरलेस है, वो हमारे बारे में कितने भी केयरफुल हो जाए कुछ नहीं होगा, हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा माँ बाप को बीच में लाने से मना कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उनको बीच में लाके आपकी कमियां आप छुपा लेते हो। तो ध्यान से सुनो, है ना, जाग जाओ। EAR बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के चेंजेस को, कंपटीशन के चेंजेस को असेस करता रहना है। टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है स्ट्रेटजी को बनाना, इंप्लीमेंट करवाना और रिजल्ट तक उसको लेके जाना। उसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है वो, तो इसीलिए 3 स्टेप में वो काम करती है। क्या सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कभी रुकती नहीं है। नहीं, प्रोसेस तो वैसे भी ऑनगोइंग होता है, जैसे सर्कल राउंड होता है, इसमें पता नहीं क्या बात है। प्रोसेस इज एन ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी को ही प्रोसेस कहते हैं।
evaluates and controls the business and the industry, assesses A for assesses the competitors, set goals, strategies to meet all existing and potential competitor। मैगी डील करेगी ना टॉप रेमन से, छोड़ थोड़ी देगी, इप्पी को छोड़ थोड़ी देगी, पतंजलि बाबा को छोड़ थोड़ी देगी। 1 करोड़ का कल लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गलत एडवर्टीजमेंट दिला के दिखा के तुम जो है माल बेचता है, कहता है तुम्हारा पैसा राष्ट्र निर्माण के काम में लगेगा। कहाँ है राष्ट्र निर्माण में पैसा? लगा इस पे 1 करोड़ का जुर्माना, ठोका सब पेनाल्टी 1 करोड़ की, ठीक है, ऐसा बोला है कल। Reassess each strategy to determine how it has been implemented। सर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और सर एक डेफिनेशन जो हमारे मॉड्यूल में है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंपनी के करंट स्ट्रेटजी को बनाती है, इंप्लीमेंट करवाती है, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव सेट करती है, वैल्यू सिस्टम सेट करती है ना, और कॉन्टिन्यूअसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करती रहती है, एनालाइज करती रहती है। इसके प्रोसेस को ही हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कहते हैं। सर यहां भी तो वही कर रहे थे, बस एक फॉर्मूले से कर रहे थे, सर उसको भी कहते हैं। अच्छा सर एक और बात, सर क्या कोर ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? बेटा 2 ऑब्जेक्टिव है, ये सब एग्जांपल है, क्लास में कराए, ठीक है, बहुत सारे कराए, बहुत सारे। आगे निकलो। हाँ अब आ जाओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सर कोर ऑब्जेक्टिव बता दो फटाफट फटाफट। 2 ऑब्जेक्टिव है सर, क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा है चेंज इन द एनवायरनमेंट को सक्सेसफुली, कंपनी को सक्सेसफुली गाइड करती है व्हाइल द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स आर चेंजिंग। एनी चेंज इज टू बी रिकॉर्डेड एंड टू बी रिस्पॉन्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू हैव एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ EAR। ठीक है, EAR याद रखना। सुनने का प्रोसेस बंद, नोकिया ने सुनना बंद किया, तेल लेने गया। कोक ने एक बार सुनना बंद किया था, तेल लेने गया। तेल लेने कौन सा? सरसों तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद किसी ने सुनना बंद किया, बिग बाजार ने सुनना बंद किया, रिसेशन आया, पेल दिया, कर्जे में आ गया, बेचना पड़ा, ठीक है, हॉस्टाइल मर्जर करना पड़ा, ऑप्शन ही नहीं था, नहीं तो और कर्जे होते, ठीक है, इतनी सी बात है। सर एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? ये वाला फॉर्मूला याद है, PD टू अवॉइड एंड कंट्रोल द फ्यूचर। बताओ फटाफट। P फॉर प्रोएक्टिव, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम प्रोएक्टिव। D फॉर डिसीजन मेकिंग, अनदर D फॉर डायरेक्शन सेटिंग, ठीक है, डायरेक्शन मतलब CPT मार्केट फोकस, CPT कस्टमर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मार्केट का फोकस करना, ठीक है, विजन सेट करना, आ गया ना, डायरेक्शन सेटिंग। अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक, वो तो मैगी से पूछो कितने का गया, 45% मार्केट चला गया 4000 करोड़ में से, ठीक है, एक गलती की वजह से। तो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस भी कॉस्टली है, और कॉस्टली मिस्टेक को रोकना है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है। तो सर एडवांटेज है ना इसका, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे उनके साथ नोकिया नहीं होगा, उनके साथ मैगी 2014 नहीं होगा, उनके साथ स्वीट कोक एंड हार्ड कोक का लफड़ा नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करती है। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हो, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ reassessment of the external environmental factor in the light of reassessment of the current strategy in the light of fast moving external environmental factors। तो R की वजह से और E की वजह से और A की वजह से थ्रेट को हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सर जो कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करती है रेपुटेशन बिल्ड कर सकती है, करती है, लॉन्गिविटी आती है ऑर्गेनाइजेशन को, लॉन्ग लिव। जब तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रास्ते से चलते रहोगे तुम बोफोर्स हो जाओगे, तुम डसॉल्ट हो जाओगे, तुम टाटा हो जाओगे, तुम रिलायंस हो जाओगे, तुम डिज्नी हो जाओगे, तुम IBM हो जाओगे, तुम इंटेल हो जाओगे, और चलना बंद कर दोगे तो तुम क्या हो जाओगे? एयरसेल हो जाओगे, जल्दी ही खत्म हो जाओगे। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली थ्रू द फ्यूचरिस्टिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सर ये हो गया PD टू अवॉइड एंड कंट्रोल द फ्यूचर। कंट्रोल में C बोले तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, T बोले तो थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, R बोले तो रेपुटेशन बिल्डिंग, L बोले तो लॉन्जिविटी, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है, याद रहेगा, ये हेडिंग के साथ याद करना है। गलती से वो सेंटेंसेस के बीच में मत घुस जाना, सेंटेंस इधर बाजू में लिखे हुए हैं लेकिन हेडिंग याद रहेगी, PD टू अवॉइड एंड कंट्रोल फ्यूचर, तो सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगी, ICI के अकॉर्डिंग हो जाएगी, उसी के की टर्म को उठा के बनाया है, नहीं तो नहीं होएगी, ठीक है। ये देखो ये कुछ कंपनियों की लिस्ट दी है लॉन्जिविटी को समझाने के लिए, ठीक है। देखो कब कब स्टैब्लिश हुई, 500 साल पुरानी कंपनी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लगभग 500 साल इसके पूरे होने वाले हैं। बताओ यार, बोफोर्स 400 साल लगभग होने वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया 200 साल इसके भी होने वाले, वही कमाल हो गया। बिजनेस वीक के तो पूरे 100 साल हो गए कि नहीं हो गए? बोलो मित्रों, हो गए कि नहीं हो गए पूरे 100 साल? तो ये क्या खा के पैदा हुई थी? स्ट्रेटजी का डबल डोज लेके पैदा हुए थे। लिमिटेशन क्या है? देयर आर 4 लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन कौन सा? कॉम्प्लेक्स CTC एनालिसिस, देखो इसमें भी इन्वायरमेंट आ गया।
अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रहना है तो क्या कहना है, इन्वायरमेंट बिजनेस का इन्वायरमेंट कहना है, नहीं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नहीं रहना है। पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं और उसको उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। करंट स्ट्रेटजी से हम एक्चुअल स्ट्रेटजी की तरफ मूव करते हैं। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और ऑब्सोलीट स्टेप्स, ऑब्सोलीट स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए, ऑफेंसिव, डिफेंसिव या गुरिल्ला या फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए, कॉर्पोरेट, फंक्शनल या बिजनेस स्ट्रेटजी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए हमें सर इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बिना स्ट्रेटजिक एनालिसिस के हम कुछ कर नहीं सकते, उखाड़ ही नहीं पाएंगे कुछ। इसलिए सर बहुत जरूरी है डेफिनेशन रटना नहीं, इन्वायरमेंट को समझना, उसको एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, इंपैक्ट को समझना, स्कैनिंग करना, एनालिसिस करना। ठीक है, यस। तो सर अगर ये सब नहीं किया तो क्या होगा सर? देयर आर 4 लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन कौन से? अगर ये सब नहीं किया तो, जो भाषण दे रहा था मैं वो नहीं किया तो सर, पहला कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो सर इसको समझना है, नहीं समझा तो मुश्किल है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। कॉस्टली प्रोसेस है, अभी बताया सर। अवॉइड्स कॉस्टली मिस्टेक तो है, लेकिन अगर मिस्टेक हुआ तो कॉस्टली है। और इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको फॉलो करना। इट कंसल्टेंट हायर करो, फॉलो करो, टीम बनाओ, बहुत सारा रिसर्च करो, बहुत सारा एनालिसिस करो, इन्वायरमेंट की स्टडी करो, सॉर्ट तैयार करो, कॉस्टली प्रोसेस है। ये सारी लिस्टिंग आप लिख सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बोले तो व्हाट डज दिस मीन्स इट टेक्स टाइम, देयर आर सेवरल स्टेप्स, इट अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट, वेरियस स्मॉल स्टेप्स कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर स्ट्रैटेजी। तो स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, तो सर इट टेक्स टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपटीशन एनालिसिस इज चैलेंजिंग टास्क। और इसीलिए हम सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का। क्या कहती है वो? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदर करना इज नॉट एन ईजी टास्क। उसके लिए हम पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कहते हैं। कॉम्पिटिटर्स का इंफॉर्मेशन इजीली आपको मिल जाए, ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब सर अगला टॉपिक। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर है। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो दोनों टॉपिक आपको कराए, लिमिटेशन, एडवांटेजेस। इसको सिर्फ पॉइंटर के हिसाब से बच्चे नहीं प्रिपेयर करेंगे। नहीं, आपके दिमाग में एक बार डाउट आ सकता है कि सर ये तो रट्टा मार लेंगे पॉइंट पॉइंट। नहीं, इसके एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन समझनी है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आती हैं। तो ध्यान रखना है इन टॉपिक्स को उस पर्सपेक्टिव से करना है। और रेगुलर लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें आपको करा रखी हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो सर क्या है? एक मिनट आप अपनी बुक निकाल लेना जरा। बुक पे भी आते हैं। मैंने कहा था मैं आपको बुक से भी करा दूंगा। देखो यहां तक मैंने आपको सब कुछ करा दिया। अब मैं आपको कराऊंगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट, यस, मैनेजमेंट के 2 पॉइंट्स यहां पे कराने हैं। ये एक अमेंडमेंट है, ये एक अमेंडमेंट है, आपको क्लास में करा रखा है। ये न्यू मटेरियल है जो आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब ऐसे कंटेंट ओरिजिनली नॉर्मली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईसीआई से कि इतने हल्के लेवल के कंटेंट नहीं डालने चाहिए जब आप सीए इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बच्चों को स्ट्रैटेजी पढ़ा रहे हो। यस, मैनेजमेंट डूइंग थिंग्स एफिशिएंटली, इफेक्टिवली विद द यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बोले तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, लीडिंग है, कम्युनिकेशन भी एक पार्ट होती है उसका। सर वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज, यू बिकम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, योर बिजनेस ऑपरेशन बिकम्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, दैट इज मैनेजमेंट। तो एक छोटी सी बात निकल के आती है, सर मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुन लेना इस बात को सारे बच्चे, आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। ये है मैनेजमेंट का प्रोसेस, ये है मैनेजमेंट का प्रोसेस। जो प्रोसेस डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को, मतलब मुझे प्लान करना है कि रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ईओक्यू लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मेरा कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होने वाली है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होने वाली है, करते हो ना प्लान। इन्वेंट्री का कौन सा मेथड, मैं इन्वेंट्री लीफो फीफो कौन सा मेथड यूज करूं, डिप्रेसिएशन कैसे प्लान करूं, अकाउंटिंग कैसे करूं, फाइनेंस कैसे देखूं, डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज करना, डे टू डे बिजनेस को मैनेज करना मैनेजमेंट में कवर होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। यस, ऐसा करते हुए आप बिजनेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रन करते हो। बहुत सीधी सी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां भी गिवन इनपुट से आप आउटपुट निकालते हो। ऑफ कोर्स आपको मनी दूंगा तो प्रॉफिट निकाल के दोगे, ह्यूमन रिसोर्स दूंगा तो स्किल्ड करके उससे आप बहुत सारा इनोवेशन करवाओगे।
ठीक है। और इसमें जो फंक्शन लगते हैं वो 5 फंक्शन है, इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रहना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। सर ये अपने आप में ना एमसीक्यू पॉइंट है, हम क्लास में इसको पॉपुलरली बोलते हैं एमपी सर। इस पे एमसीक्यू बन जाएंगे कि भाई राइट ऑर्डर में लिखो, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिना स्टाफिंग के लीडिंग किसको करेंगे, लीडिंग नहीं करेंगे फिर कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग किसको करेंगे, ऑब्वियसली तो ये डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लास्ट में ही आएंगे। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, मैनेज करने के लिए, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए अपने पास हायरार्की होती है। हायरार्की 3 टाइप की होती है, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट मतलब बिजनेस का, एक बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट, जिसको शायद मैंने वो भी कवर किया होगा, ये रहा टॉप मैनेजमेंट, जिसकी जिम्मेदारी होती है पर्टिकुलर बिजनेस की, एक बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, डे टू डे ऑपरेशंस को जब हम मैनेज कर रहे हैं, एक कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट सीईओ सीएमडी टाइप के लोग होंगे, उसकी भी बोर्ड होगी, वो भी सेट ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, उस कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बनाएगा, गेटिंग द पॉइंट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेगा, प्लानिंग करेगा, डिसीजंस लेगा, सिंपल सी बात है। फिर मिडिल लेवल मैनेजर है, जिसका काम है, मेजर काम है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ये सब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, डे टू डे ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करवाना, कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेशन करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये सब 12th क्लास के टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा आईसीआई को थोड़ा सीरियसली, मतलब ऐसे टॉपिक नहीं देने चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मॉड्यूल में। इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से कई बार हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल मैनेजमेंट है। उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, इसका काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना, टास्क को इंप्लीमेंट कराना, ऑपरेटिंग प्लान्स को, फंक्शनल प्लान्स को एग्जीक्यूट कराना, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना, और डे टू डे बिजनेस का एफिशिएंट एग्जीक्यूशन करना और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के बारे में सोचो और सारे लेवल्स के बारे में सोचो, ये सारे आइडियाज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक निकल के आएंगे, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो अब कहने वाला हूं, सर आपसे सवाल पूछा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे रहे हो कि सर मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, आपने बताया नहीं। देखो बेटा, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करना, डे टू डे बिजनेस को मैनेज करना टॉप टू बॉटम लगता है, लेकिन जब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूंगा तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की होती है। ये लोग तो सिर्फ एग्जीक्यूशन में, इंप्लीमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है, ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। डे टू डे ऑपरेशन इसका इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, बाकी ये ओवरऑल बिजनेस के ग्रोथ पे फोकस करता है। मेरी कंपनी आज से 10 साल बाद कहां होगी, विजन पे काम करना, मिशन पे काम करना, क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, इनको डिटरमाइन करना, उनको ठीक से मैनेज करना और उनको ठीक से इंप्लीमेंट कराना, जिसमें मैनेजमेंट भी एक पार्ट होगा। मैनेजमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, बट मैनेजमेंट डजंट मीन दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टॉप लेवल्स मैनेजमेंट, it is about long term goals and objective, it is about long term process to make the organization a winning organization. It is a process through which the organization gets competitive advantage. It is a process where we generate idea, top management is involved, and strategic decisions are taken that which strategy to follow, which strategy not to follow, and then how to follow and how to implement. This is decided by the strategic management process, and the management executes that. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, रतन टाटा ने कहा कि हमें आईपीओ लॉन्च करना चाहिए, किसका? टाटा टेक्नोलॉजीज का। ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट पे हुआ होगा, इसकी सारी स्ट्रेटजी टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे हुई होगी। अब जब 24 नवंबर तक ये एग्जीक्यूशन होना है, अब उन्होंने एसओपी बना के, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह सब बना के, स्ट्रेटजी बना के दे दिया, सारा भौकाल हो गया, मार्केटिंग, प्रमोशन, उसका खूब सारा एडवर्टीजमेंट, मीडिया कवरेज, ये वो सब हो गया। आईपीओ लॉन्च होना मैनेजमेंट का काम है, लॉन्च को मैनेज करना मैनेजमेंट का काम है। लेकिन आप मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट को लगा लेते हो। मैनेजमेंट मतलब ये तीनों लेवल के लोग अपने अपने काम को कर रहे होंगे, उसको लॉन्च करके सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन ये कैसे लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, किस तरह से लॉन्च होगा, किस प्राइस पे लॉन्च होगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, ये बात क्लियरली ध्यान रखना। तो जब भी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना, मैनेजमेंट को एक छोटा सा, उसका छोटू सा टुकड़ा मानना इंप्लीमेंटेशन का।
एग्जीक्यूशन का एक तरीका मानना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, सॉरी, ये सब हमने कवर कर लिया। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, यमी फूड, टेस्टी फूड वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, बेनिफिट लिमिटेशन एक्सप्लेन कर दिया, आपको यहां तक करा दिया। एक छोटा सा पॉइंट था यहां पे, नया अमेंडमेंट था जो मैं छोड़ के नीचे चला गया गलती से सर, वो था कि मैनेजमेंट टर्म, मैनेजमेंट इज दो सेंस में मैनेजमेंट टर्म यूज किया जाता है। एक तो एक की ग्रुप होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैं अब तक बोल रहा था, जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स, ये क्या लिखा है ध्यान से देखो, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, ये जो पर्सनल अफेयर नहीं चल रहा है ऐसे वाला, विल यू मैरी मी, वो वाला अफेयर नहीं है, डे टू डे, ये जो अफेयर लिखा है ना, टू इट्स अफेयर्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे अफेयर्स, ध्यान रखना। इसके लिए एक टीम का होना, की ग्रुप होगी, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग टीम्स बने होंगे। आजकल टीम का जमाना है, तो एक टीम वर्क के थ्रू हम अपने डे टू डे वर्क्स को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसका शोरूम है, शोरूम के बाजू में उसका क्या है, वो वर्कशॉप है। वर्कशॉप में क्या होती है, एक टीम होती है जो आपकी मेंटेनेंस देखती है कार की, राइट। एक की पीपल होते हैं, वो लोग मिल करके ना आपको 3-4 घंटे में काम करके देते हैं। वो क्या है, मैनेजमेंट का हिस्सा है, एक पार्ट है जो एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है, और उसको करने के लिए उनका एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज आर मेड एट टॉप लेवल एंड इंप्लीमेंटेड एट लोअर लेवल थ्रू ऑपरेटिंग प्लान्स। थ्रू हर स्ट्रैटेजी को, मान लो हमें कंपनी को 30% रेवेन्यू इंक्रीज करानी है, तो इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। गेटिंग इट, एक्सपैंड करने, नए प्रोडक्ट जोड़ो, ये करो वो करो, नए बिजनेस में जाओ, नए टाइप्स करो, नई एरियाज में मार्केटिंग करो, एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, 30% रेवेन्यू इंक्रीज करनी है। लेकिन सर मार्केटिंग वाला कैसे काम करेगा, प्रोडक्शन वाला क्या काम करेगा, इस 30% को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, जिन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्लान्स। ऑपरेटिंग प्लान्स इसलिए कहते हैं स्ट्रेटजीज आर इंप्लीमेंटेड एट लोअर लेवल थ्रू ऑपरेटिंग प्लान्स। मतलब मैनेजमेंट का काम है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, स्पेशली मैनेजमेंट का काम है इन ऑपरेटिंग प्लान्स को एसओपी के थ्रू एग्जीक्यूट कराना। आपका वर्कशॉप यही कर रहा होता है। अभी समझ में आ गई बात? यस सर। दूसरा है अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली जरूरत थी कि सर आपस में मिलजुल के बिजनेस के अफेयर को करो, टीम वर्क करो, एंड देन टीम वर्क करोगे तो आपस में बेहतर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगी, तभी आप जो डिफरेंट फंक्शंस एंड प्रोसेस है मिलके काम करेंगे। एग्जांपल लेता हूं, फ्लिपकार्ट है आपके सामने, ध्यान से सुनना, और इसमें सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे वेल प्लान्ड मैनर में गिवन टास्क को अचीव करेंगे। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लो, आप एक ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, रिवीजन अगर आपको तेज लग रही है तो थोड़ा स्लो कर लो, 0.75 पे देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि मुझे बहुत सारा रिवीजन और थोड़ा सा रिच रिवीजन आपको कराना है, तो सॉरी टाइम लगता है, मतलब थोड़ा मैं फास्ट रहूँगा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये चैप्टर किया हुआ है, अब मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। ये फुल कोर्स नहीं है। जिन बच्चों को रेगुलर लेक्चर्स के एफएमएसएम के जो चल रहे हैं डेमोज वगैरह देखने हैं, तो आप मेरे ऐप पे जाके एफएमएसएम विद होम ऐप पे जाके डेमो का अलग सेक्शन बनाया हुआ है, 25 लेक्चर डेमो के डले हुए, आप देख सकते हो एफएमएसएम के। एनीवेज चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो क्या है सर कि ये सारे फंक्शन, हाँ फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा था। फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, आप एक ऑर्डर करते हो, आपको क्या लगता है सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट या कस्टमर केयर आपको आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है? नहीं, आपके ऑर्डर आने के साथ साथ उसको नीचे से ऊपर तक करंट लगता है उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब कस्टमर केयर से शुरू होता है, ऑर्डर, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, फाइनेंस सब एक्टिव हो जाते हैं, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस, सारे डिपार्टमेंट मिलकर आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट टाइम पे, राइट मैनर में, राइट प्लेस पे आपको आपका ऑर्डर हैंडओवर करते हैं, पैसा लेते हैं, ले जा करके अकाउंट डिपार्टमेंट फिर उसको हैंडल करना शुरू करता है, और उसके आगे की कार्रवाई आपको पता ही है, रिटेन अर्निंग तक जाती है, फिर स्टॉक मार्केट तक उसका गूंज सुनने को मिलता है। आपका एक ऑर्डर एक कंपनी के स्टॉक्स पे असर डालता है, बोलो यस और नो। सेल्स टू ईपीएस का चार्ट तो आप बनाते ही हो लीवरेज के अंदर, ठीक है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के अंदर, और कहीं भी पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, तो और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सी बात है साहब। इसका गूंज, आपकी एक ऑर्डर का गूंज शुरुआत होती है सेल से, ऑर्डर से, मार्केटिंग से, प्रोडक्शन से, जाती कहां तक है? स्टॉक मार्केट तक। तो सर ये तो सारा वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए,
यही कहने का मतलब है इस पॉइंट का। सर ये 2 पॉइंट है, अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। आईसीआई यहां से एमपी सर कर सकता है। और सर जो चीजें मैंने यहां पे हाईलाइट करी हैं इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी आपकी मासियां हैं। मासियां मतलब कितनी मासियां हैं, मुझे क्या पता तुम्हारी कितनी मासियां हैं। मेरी मासी तो एमएस है। एमएस धोनी? नहीं, धोनी की तरह नहीं खेलना। मार्किंग स्कीम, मेरा एमएस का मतलब है मार्किंग स्कीम। धोनी की तरह ही खेलेगा ये, एग्जाम के डेज में खेलेगा ये। एग्जाम वाले दिन आपको एमएस धोनी खूब याद आएगा, मार्किंग स्कीम धोनी। ठीक है, तो याद रखना, इनको लिखना जरूरी होता है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स लिखने होंगे जो कंपल्सरी होंगे। मतलब इनको इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप इसको इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि आपके सीधे सीधे 25%, 25% मार्क्स इसकी वजह से कम हो जाएंगे अगर इसको इग्नोर किया, पहले राउंड में गए। और अगर ये सब लिख भी दिया तो हो सकता है आपको सिर्फ 25% मिले, मतलब अल्टीमेटली 75% मार्क्स मिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिख करके ये सब नहीं लिखा और ये की पॉइंट्स नहीं मेंशन किए तो समझ लो सिर्फ 25% मार्क्स देके आपको बाकी मिस करा देगा वो। तो एनीवेज यू आर गोइंग टू लूज 75%। तो मार्क माय वर्ड्स, कंप्लीट आंसर लिखोगे तब कंप्लीट नंबर मिलेंगे। सर ये भी हो गया। सर इसके बाद जो इसमें टॉपिक होता है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिमिटेशन के बाद स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। बोलो भाई, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब समझते हो? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हर बच्चे को समझ में आता है, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक बिजनेस एक्स लिमिटेड, उसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल, लोअर। लेकिन सोचो मेरे पास एक बिजनेस नहीं, मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं। मल्टीपल बिजनेस है मतलब मैं टाटा एंड सन्स हूं। ऐसे शुरू करता हूं एक ट्रेडिंग कंपनी से। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, और इसी के थ्रू मैं आपको कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल के बीच का डिफरेंस समझा दूंगा। 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के 3 लेवल होते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं, एक बिजनेस के 3 लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। एक बिजनेस के 3 लेवल तो एक बिजनेस है जिसे हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। एक बिजनेस को क्या बोलते हैं? एक बिजनेस को क्या बोलते हैं? एसबीयू बोलते हैं। इस एसबीयू को ऑपरेट करने के लिए अपने पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 3 है, टॉप, मिडिल, लोअर। वो अलग है, टॉप, मिडिल, लोअर। एक बिजनेस कोई भी, टाटा मोटर्स, टाटा टिस्को, टेल्को, ठीक है, टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टेक्नोलॉजी, जितने भी टाटा के, नक्षत्र, ये वो, तनिष्क, क्रोमा, इन सब को चलाने के लिए इंडिविजुअली उनको हम एसबीयू बोलेंगे। और उनके नीचे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे और उनके नीचे फंक्शंस होंगे। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट होगा, आईटी का डिपार्टमेंट होगा, आरएनडी होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फाइनेंस होगी, अकाउंटिंग होगी। ये सब क्या है? फंक्शंस हैं। फंक्शंस एंड सब फंक्शंस होंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल बिजनेस के काम करने का तरीका है। लेकिन 21st सेंचुरी और 20th सेंचुरी के लास्ट में आते आते क्या हुआ? बड़े कॉर्पोरेशन का जमाना आया। कोई भी बिजनेस एक बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं था। शुरुआत तो करता है जमशेदजी नुरशेरवान जी टाटा की तरह एक ट्रेडिंग बिजनेस से, बहुत पहले 1868 में। लेकिन धीरे 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 आज की डेट में अगर मैं इसी टाटा की बात करूं, 2023 आते आते टाटा 100+ कंपनीज का, मतलब एक एसबीयू नहीं है, 100+ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का एक ग्रुप बन चुका है। बात समझ में आ गई क्या? इतनी सारी कंपनियों का ग्रुप बन चुका है। अब देखो तो प्रॉब्लम क्या आई कि अब एक कंपनी को मैनेज करने के लिए तो टॉप, मिडिल, लोअर कर सकते हैं। एक सीईओ साहब है, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। लेकिन जब अपने पास इतने सारे हैं तो क्या मैं उतने ही लोगों से इतनी सारी कंपनियों को मैनेज कर सकता हूं? नहीं। तो स्ट्रैटेजी ने समझाया, ध्यान से सुनना, मॉडर्न स्ट्रैटेजी ने समझाया कि भाई बिजनेस का स्ट्रक्चरिंग, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट तरीके से बनाओ, जहां की एक ग्रुप हो, एक अम्ब्रेला हो, और इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे स्पोक्स लगे हों। मतलब एक अम्ब्रेला कंपनी बनाओ जो ग्रुप कंपनी कहलाएगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप बोलते हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी बनाई, फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसमें भी मैनेजमेंट है, यहां भी बोर्ड है, यहां भी मैनेजर्स हैं, यहां भी सीएफओ है, यहां के भी ऑडिटर्स होंगे। लेकिन इस कंपनी को क्यों बनाया? क्या ये तेल बेचने के लिए बनाया? नहीं। नमक बेचने के लिए बनाया? जहाज बेचने के लिए बनाया? नहीं। मतलब क्या गंजे के लिए बाल बेचने के लिए बनाया? मतलब किस लिए बनाया? तुम्हारे लिए कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए बनाया? बताओ ना। फाइनेंशियल सर्विसेज बेचने के लिए बनाया? इंश्योरेंस बेचने के लिए बनाया? पेट्रोलियम बेचने के लिए बनाया? पेट्रोकेमिकल बेचने के लिए बनाया? फार्मास्यूटिकल बेचने के लिए बनाया? कितने नाम लो, रोड बनाने के लिए बनाया, हाँ, या चूना लगाने के लिए बनाया? सर ये किसी काम के लिए नहीं बनाया। इसको बनाया जो 100 से ज्यादा कंपनियां थी ना उस ग्रुप के अंदर, उनको मैनेज करने के लिए।
जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज रिप्रेजेंट्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सबको मैनेज करता है, सब पे नजर रखता है, वो पेरेंट कंपनी है, उसी के अंदर बाकी सब आते हैं। ये सब अडानी की सारी कंपनियां स्पोक्स हैं और ये अम्ब्रेला है। बताओ ये अम्ब्रेला बिना स्पोक्स के खुल सकता है? नहीं खुल सकता। गेटिंग द पॉइंट। और इन स्पोक्स को संभालने के लिए अम्ब्रेला की जरूरत होगी, तो पेरेंट कंपनी हमने बना दी। ये कंपनी एक्ट में जो कॉर्पोरेट है उसको मत जोड़ना, यहां पे वो अलग है। प्लीज 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 उस कॉर्पोरेट ऑफिस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भूल जाओ। तो कंपनियों ने क्या किया, एक बड़े एंटरप्राइज ग्रुप कंपनी का एक क्रिएशन किया और उसके थ्रू फिर क्या हो गई, हमारे बिजनेसेस हैं 100, तो अपने पास 100 एसबीयूज है। हर एसबीयू अपने अपने तरीके से मैनेज होगी। हम इसको ऑटोनोमस कर देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे और इनको बोलेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन तेरे पे नजर रहेगी तेरे बाप की, और वो है कॉर्पोरेट लेवल। तो यहां से पैदा हुआ, जब मल्टीपल कंपनीज का ग्रुप बना तो पैदा हुआ कॉर्पोरेट ग्रुप। ये बात समझनी है। तो टाटा एंड सन्स इज अ कॉर्पोरेट लेवल, एंड वो कोई एक चीज नहीं बेचती है, बल्कि वो कार बनाने वाली से लेके एरोप्लेन बनाने वाली सारी कंपनियों का ध्यान रखती है, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाती है, उनकी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करती है, उनको डायरेक्शन देती है, उनके लिए बहुत कुछ प्लान करती है और उनको एक फैमिली की तरह, एक ज्वाइंट फैमिली बना के रखने के लिए एक मजबूत जोड़ का काम करती है। फेविकोल का मजबूत जोड़ कॉर्पोरेट लेवल बना। और फिर नीचे कंपनियां हैं, और कंपनी ने क्या कहा कि देखो भाई, मैं रतन टाटा हूं, ध्यान से सुनना, मैं मुकेश अंबानी हूं, मैं रतन टाटा हूं। अब मैं रिटेल का तो एक्सपर्ट हूं नहीं, सिर्फ पेट्रोलियम का तो एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं फैब्रिक का तो हूं नहीं, शर्टिंग शूटिंग का तो मैं हूं नहीं, फैशन का मैं हूं नहीं, डांस म्यूजिक का मैं हूं नहीं, स्पोर्ट्स का मैं हूं नहीं, लेकिन मेरे को टांग सब जगह फंसानी है। तो जब मैं सब चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इतने 100 से ज्यादा वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री में पैसे लगा के कंपनियां कैसे चलाऊंगा? उसने बोला कोई बात नहीं, मैं 100 कंपनियों को इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह रजिस्टर करूंगा, इंडिपेंडेंट कंपनीज की तरह। स्टॉक मार्केट में भी जाएंगी, उनका नाम होगा, वहां रजिस्टर्ड होंगी, उनका सीईओ होगा, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, अपने कॉम्पिटिटर होंगे, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, वो खुद की स्ट्रेटजी खुद से बनाएंगे। मैं बस उनको मैनेज करूंगा और उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स चेक करूंगा, कहां पैसे लगाने हैं, कहां नहीं लगाने हैं। सर ये तो अच्छा आइडिया है। मतलब जैक मा की तरह कि मैं अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को अपने अंडर काम कराता हूं, उनसे कोऑर्डिनेट करना ही मेरा मेन काम है। उनको कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे रखना, संभाल के रखना, इस बड़ी फैमिली का ही काम मेरे को दिया गया है। मैं कॉर्पोरेट लेवल हूं, ठीक है, और बाकी सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं और सारा प्रॉफिट अल्टीमेटली इसी ग्रुप का है, ठीक है, और वो सबके हैं और सब उसके हैं, बात खत्म। तो सर यहां से पैदा हुई 3 लेवल, जिसे हमने कहा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल ऐसे समझो टाटा एंड सन्स या जैकमा का अलीबाबा ग्रुप, या समझो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, या समझो अडानी एंटरप्राइजेज, ये अम्ब्रेला हो गया। अब इसके अंदर है 100 कंपनियां, तो यहां हो गए बिजनेस लेवल, 100 बिजनेस लेवल, एसबीयू 1 2 3 4 5 6 100, ठीक है। और हर बिजनेस के अपने फंक्शंस हैं। सेल्स मार्केटिंग तो सबको चाहिए, प्रोडक्शन ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन सबको चाहिए, R&D से लेकर के अकाउंटिंग तक सबको चाहिए, तो है ना साहब, किसी ने मना किया है क्या? तो सर ये हो गए हमारे 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक एक लेवल की बात कर लेते हैं। मतलब कॉर्पोरेट पे अगर मैं बोलूं तो बास्केट क्या होगा, कंपनीज का होगा। और अगर 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 टाटा मोटर्स की बात करूं, एक कंपनी एक एसबीयू की, तो इसके पास बास्केट किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, सीधी सी बात है। और फंक्शंस का क्या काम है, कुछ इस तरह की हायरार्की बन गई। टाटा क्या है, टाटा एंड सन्स क्या है, कॉर्पोरेट लेवल है। ये कंपनियां क्या है, एसबीयूज है, और ये क्या है, फंक्शनल है। 3 लेवल हो गए। तो तीनों लेवल पे पहले तो तीनों लेवल को डिफाइन करना पड़ेगा, इसका क्या काम क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। मैं ब्रीफली बोलता हूं, सुनना ध्यान से। कॉर्पोरेट लेवल ये रहा टाटा एंड सन्स। अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जितना बोला कंक्लूड कर देता हूं। इन कंपनीज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कॉर्पोरेट लेवल की। इनको फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इनका स्टार्टअप, इनका जो कुछ भी करना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी, उसकी। इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कॉर्पोरेट लेवल की। इनसे रिपोर्ट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कॉर्पोरेट लेवल की। कौन सा इन्वेस्ट करना है, कहां डाइवेस्ट करना है, कहां लिक्विडेट करना है, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी किसकी, इसकी। ओवरऑल टाटा एंड सन्स का विजन एंड मिशन, कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन सेट करने की जिम्मेदारी किसकी, कॉर्पोरेट लेवल की। अब ध्यान से सुनो, तो ये तो सर हो गए टॉप। अच्छा ये कौन करेगा, तो कॉर्पोरेट का भी टॉप मैनेजमेंट होगा, यहां भी बोर्ड होगी, सीएमडी बैठा होगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, सीएफओ ऑफ द ग्रुप, ऑडिटर ऑफ द टाटा ग्रुप। अब देखो ये वर्ड अलग है, और ऑडिटर ऑफ टाटा पावर अलग है, ऑडिटर ऑफ टाटा ग्रुप अलग है। दोनों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा समझाना। सीएफओ ऑफ टाटा ग्रुप एंड सीएफओ ऑफ ओनली टाटा स्टील अलग है, दोनों के पावर में अंतर है, बोलो यस और नो।
दोनों जगह टॉप मैनेजमेंट है, लेकिन दोनों के, अब देखो टाटा ग्रुप का जो सीएफओ होगा ऐसी ऐसी 100 कंपनियों के फाइनेंस पे नजर रखता है, समझ रहे मेरी बात, पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है, और ये बेचारा टाटा स्टील वाला सिर्फ टाटा स्टील के फाइनेंस की मैनेजमेंट करता है। गेटिंग द पॉइंट, दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट, बट बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये नजर रखने के लिए ये इंडिपेंडेंट है, इसके डे टू डे बिजनेस में हस्तक्षेप ग्रुप नहीं करता है। इस स्ट्रक्चर की यही खास बात है, वो ऑटोनॉमी देता है इनको, ऑटोनॉमस एंटिटी। टाटा स्टील जाके देखो, स्टॉक अभी बाय कर सकते हो, बोलो यस और नो। टाटा मोटर्स बाय कर सकते हो, टाटा मोटर डीवीआर बाय कर सकते हो, तो इंडिपेंडेंट एंटिटीज है ना, अपनी मार्केट में अपने तरीके से अपने राइवल्स को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ खुद की वैल्यू क्रिएशन कैपेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं, बोलो यस और नो। सर इनको बोलते हैं बिजनेस लेवल या एसबीयूज लेवल, एसबीयू लेवल। अब ध्यान से सुनना, इनकी जिम्मेदारियां, ये रिपोर्ट करेंगे किसको, कॉर्पोरेट लेवल को। ये क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग खुद से करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाएंगे, खुद के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, खुद वैल्यू क्रिएट करेंगे। ये प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, बोलो यस और नो। इंडिपेंडेंट है ना, तो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों की जिम्मेदारी किसकी होगी, इनकी होगी और किसी की नहीं होगी। गेटिंग द पॉइंट। और फिर फंक्शनल लेवल की जिम्मेदारी किसकी होगी, इनकी होगी। इनसे रिपोर्ट कौन लेगा, इनसे। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है, एसबीयू का है। गेटिंग द पॉइंट। ऑपरेटिंग प्लान्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, एसबीयू लेवल की है। ठीक है, हो गया। फंक्शनल लेवल की जिम्मेदारी क्या है, तो और प्लस बिजनेस के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, एसबीयू लेवल की है, बिजनेस लेवल की है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाएगा, ये बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएगा, या अपने अपने बिजनेस का मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बिजनेस लेवल की है, एसबीयू की है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी होगी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होगी। बिजनेस स्ट्रेटजी इज नथिंग बट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से हमें कंपीट करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, हमारा टारगेट तो उसी पे है। द मोर वैल्यू वी क्रिएट, द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये वी गेन। टाटा स्टील तो यही सोचेगी ना, राठी स्टील को कैसे पेल दूं, मित्तल को कैसे निपटा दूं, आरसेलर को कैसे बाय कर लूं। गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है, यस। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्या होगी, डे टू डे फंक्शनल एसओपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, लोअर लेवल स्ट्रेटजी, जिसे हम बोलते हैं टैक्टिक्स। सर यहां पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहां पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है लोअर लेवल पे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। और वो इंस्ट्रक्शन कहां से आते हैं, एसओपीज के थ्रू आते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग प्लान्स जिनको बोलते हैं। फाइनेंस का प्लान, मार्केटिंग का प्लान, प्रोडक्शन का प्लान, आर&डी का प्लान, इनोवेशन का प्लान, सेल्स एंड मार्केटिंग का प्लान, एडवर्टाइजमेंट का प्लान, फाइनेंस अकाउंटिंग का प्लान। इंडिविजुअल प्लान्स कम थ्रू एसओपीज टू लोअर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज सर फंक्शनल लेवल। इनकी स्ट्रैटेजी को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बोलते हैं, टैक्टिक्स बोलते हैं, टैक्टिकल नेचर की होती है, एंड दैट्स इट। ये है सर 3 लेवल, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपकी बुक में है, मॉड्यूल में भी है, उसी को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। ठीक है, ये लेवल कंफ्यूज करता है, होने का नहीं। कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ओवरऑल कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी, 100 बिजनेसेस के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी, एक्सपैंड करूं, स्टेबिलिटी फॉलो करूं, रिट्रेंच करूं, कंपनी को बंद करूं, स्टार्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, कहां डाइवेस्ट करूं, किसको लिक्विडेट करूं, ये सब स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट पे बनेगी। बिजनेस अपने मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, अपनी वैल्यू क्रिएट करेगा, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी रिसोर्सेज का इंतजाम करेगा और राइवल्स को बीट करेगा, मार्केट शेयर बढ़ाएगा। अगर आपसे कोई पूछता हो मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन गेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोलोगे बिजनेस लेवल की। इसके लिए स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, बिजनेस लेवल बनाएगा। कॉर्पोरेट क्या करेगा, इसको इंडिपेंडेंस देगा और करने देगा। कॉर्पोरेट ये देखेगा कि इस बिजनेस को कितना पैसा चाहिए, इसको रखना है नहीं रखना है, प्रॉफिटेबल है अनप्रॉफिटेबल है, ओवरऑल मैनेजमेंट करेगा सारे बिजनेसेस की। ठीक है, और फंक्शनल लेवल क्या करेगा, जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी उसके एसओपीज को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम ठीक से करेंगे तो बिजनेस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी, और बिजनेसेस ठीक से काम करेंगे तो ओवरऑल कॉर्पोरेट ग्रुप दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करेगा। नहीं तो सर बहुत समस्याएं होंगी। बात समझ में आ गई सर। रिवर्स इज द प्रोसेस, रिवर्स भी समझो और फ्रंट से भी समझो। लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी सर इसी को बोलते हैं। यस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को जरा मॉड्यूलर तौर से आपको एक्सप्लेन करूं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज द ग्रोथ डिजाइन ऑफ फर्म। ध्यान से बोलो, क्या बोला मैंने, ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म, ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। ग्रोथ डिजाइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को, एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ को, पेस एंड टाइमिंग ऑफ द ग्रोथ को किसी भी कंपनी के सेट करना, उस पर काम करना, उस पर एग्जीक्यूशन करना, उसके बारे में प्लान स्ट्रेटजी बनाना, उसी को बोलते हैं सर ग्रोथ स्ट्रैटेजी। डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल
सर अभी ना फार्मा सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टॉप मैनेजमेंट क्या सोचेगा, रिलायंस फार्मा लॉन्च कर देते हैं। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, ये कोई बिजनेस थोड़ा ही सोचेगा यार। रिलायंस कम्युनिकेशन बैठ के थोड़ा ही सोच रहा होगा, रिलायंस रिटेल बैठ के थोड़ा ही सोच रहा होगा कि फार्मा लॉन्च कर देते हैं। इसीलिए तो सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जरूरत है। मान लो सर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस में चल रही है, उसका कुछ बिजनेस एकदम सिक हो चुका है, उसको टर्न अराउंड करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। ये स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाएगा कि इसका टर्न अराउंड करें या लिक्विडेट कर दें इसको, डाइवेस्ट कर दें इसको, पार्शियली सेल ऑफ कर दें इसको। सर ये कॉर्पोरेट का हिस्सा है। एक्सटेंट कितने हद तक, कितना एक्सपेंशन करना है, कितना इसको स्टेबलाइज करना है, कितना इसको न्यूट्रलाइज करना है, कितना इसको पार्शियली बेचना है या पूरी तरह से निपटा देना है इस कंपनी को, ये सारे डिसीजन कहां होंगे, कॉर्पोरेट लेवल पे होंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का हिस्सा होंगे। कितनी स्पीड से और किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है इस स्ट्रेटजी को, किसका हिस्सा होगा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, कॉर्पोरेट लेवल तय करेगा। सर इसको मैं बोलता हूं पॉपुलरली DEPT, डेप्ट। डेप्ट सर डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ फर्म्स ग्रोथ, इस पे काम करना कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये वाला टॉपिक अभी हट गया है आपके सिस्टम से। बिजनेस स्ट्रेटजी बता दिया आपको, हाउ टू कम्पीट की स्ट्रेटजी SBU लेवल पे होगा। SBU एक प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, इसके अपने प्रोडक्ट होगा, इसका अपना मार्केट होगा, ये ऑटोनॉमस होगा, एक इंडिपेंडेंट हेड होगा, इसकी अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैपेसिटी होगी, ये बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ये SBU है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया SBU को। एंड द लास्ट बट नॉट दिस फंक्शनल स्ट्रैटेजी, मैंने बोला ये फंक्शनल ऑपरेशन से रिलेटेड होता है और ये टेक्निकल नेचर का होता है। फंक्शनल एंड सब फंक्शनल एरियाज पे इंप्लीमेंट की जाने वाली शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी को हम फंक्शनल स्ट्रैटेजी कहते हैं। डिटेल में विद एग्जांपल क्लास में आपने किया है। ठीक है, डिस्कार्ड करो, आई थिंक दिस इज कवर्ड। अब सर एक छोटा सा टॉपिक है जो न्यू है और जो अमेंडमेंट है, पहले वो कराता हूं फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, यही वाला चार्ट आपको क्लास में कराया है, ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर है, आप इसको कवर कर लेना। एक छोटू सा नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन 3 ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनना। सर ये कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल में नेटवर्क रिलेशनशिप क्या है। सर देखो, पहला तो फंक्शनल हो सकता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, राइट। फंक्शनल, जहां की एक टॉप मैनेजमेंट होगा और बाकी ये बिजनेसेस को टॉप पे बैठ के वो मैनेज कर रहा होगा, समथिंग लाइक मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजन्स में उसको बांट देगा और उसको वो मैनेज करेगा। ये एक पहला इनिशिएट करने का, शुरुआत करने का तरीका होता है। ठीक है, फंक्शनल या डिविजनल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल का। यहाँ कॉर्पोरेट होगा, जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, LG होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए, फोन्स हो गए, स्क्रीन्स हो गए, डिजिटल गैजेट्स हो गए, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट को डिविजनलाइज कर देगा, डिवीजन में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसके बिजनेस लेवल मैनेजर्स बिठा देगा और उनको बोलेगा बेटा तुम मैनेज करो, मैं तुम्हें मैनेज करूंगा। तो सर ये फर्स्ट स्टेप इसको बोलते हैं हम फंक्शनल और डिविजनल रिलेशनशिप। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, जहां कंपनी अपने नए नए स्टार्टअप से स्टार्ट करती है, नए नए स्टार्टअप्स को जन्म देती है सेम बिजनेस के अंदर। मैं जैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब यही होता है इंटीग्रेशन करना। जैसे मैं ना एक IT सेक्टर में हूं, तो मैं उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना, हार्डवेयर का, असेंबलिंग का, सर्विसेज का अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अलग अलग। हॉरिजॉन्टली मैं अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, नए नए स्टार्टअप्स के थ्रू मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। और क्या हुआ, जैसे ही मैंने 4, 5, 6 पैरेलल कंपनियां खड़ी कर दी सेम इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर मैं कॉर्पोरेट लेवल हो गया, ये SBUs हो गई, और इन इंडिविजुअल कंपनीज को फंक्शनल लेवल की जरूरत पड़ेगी। अब एक होता है सर मैट्रिक्स रिलेशनशिप, जहां मैंने बिजनेस को सेम इंडस्ट्री से निकाल के मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, ध्यान से सुनना, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मैंने हॉरिजॉन्टली तो मैंने ग्रो किया ही किया, मैंने वर्टिकली भी ग्रो किया। जैसे मैंने सर पेट्रोलियम में भी, जैसे मैंने स्टील में भी, माइनिंग में भी, सर बहुत सारे सेक्टर्स में, फैशन में भी, सर फिल्मों में भी पैसे लगाए, अलग अलग डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। अब यहां से ऑफ कोर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करो, टाटा एंड सन्स की बात करो, अडानी एंटरप्राइज की बात करो, पोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक, जमीन से लेकर आसमान तक, पताल से लेकर के समुद्र तक, सब उसका है, हर जगह उसका पहरा है, मतलब हर अलग अलग इंडस्ट्री में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। दैट इज अ मैट्रिक्स रिलेशनशिप ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कहने का मतलब ये है, ये जो नेटवर्क रिलेशनशिप है, ये अमेंडमेंट है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल को डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, जिसकी रही भावना जैसी या जिसकी रही जितनी औकात। अगर कोई नई कंपनी है, अगर उसका एक ही टाइप का बिजनेस है, उसी में वो डिविजनलाइज करके उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी कॉर्पोरेट, फंक्शनल एंड
बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल में उसको डिवाइड कर सकता है स्ट्रेटेजिकली मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट देने के लिए, तो सर वो शुरुआती दौर में वो फंक्शनल कहलाएगा। थोड़ा और मैच्योर होगा तो सर उसको हम हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में लेके जाएंगे, मतलब सिमिलर बिजनेसेस, रिलेटेड बिजनेसेस में फैलाएंगे अपने आप को, और स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल का देंगे। और जब सर एकदम टाटा जैसे हो जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे, तो मैट्रिक्स रिलेशनशिप में जाएंगे, जहां हम अलग अलग इंडस्ट्री में कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है वो मैट्रिक्स रिलेशनशिप में होता है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल में। रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल, टाटा एंड सन्स, टाटा होल एंटरप्राइज और अडानी एंटरप्राइज इज द बेस्ट एग्जांपल, यू कैन कोट इट। ओके, तो सर ये हो गई। अब सर एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं साहब स्ट्रेटेजिक इंटेंट। होता क्या है स्ट्रेटेजिक इंटेंट? सर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डू एंड व्हाट दे वांट टू डू नाउ एंड व्हाई दे वांट टू डू। When you get the answer of these two small questions, that is called strategic intent। अगर मुझसे कोई पूछे what the organization wants to do, तो मेरे दिमाग में चार बातें चिपक के आती है कि देखो भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा फोकस है सीपीटी मार्केट। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? मेरा फोकस है सीपीटी मार्केट। फोकस क्या है? फोकस। क्या कहना चाहते हो सर सीपीटी मार्केट फोकस से? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ कस्टमर होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी के साथ मैं उनको डेवलप करूंगा और उस मार्केट को मैं कैटर करूंगा और एक मार्केट में जाकर के उनको सर वो प्रोडक्ट पकड़ाने की कोशिश करूंगा, मार्केटिंग करूंगा और पहुंचाऊंगा। मेरा फोकस क्या है? जैसे मैं मान लो स्टील कंपनी हूं, स्टील बनाता हूं, टाटा स्टील हूं, तो मेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होगा? स्टील के जितने यूजर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से घर बनाने वाले तक को, उसको एक प्रोडक्ट, जैसे कि किसी को सरिये की जरूरत है, ठीक है, किसी को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, किसी को बड़े बड़े कैनन्स की जरूरत है, किसी को बड़े बड़े रोड रेल ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टील के स्ट्रक्चर्स की जरूरत है, मैं उनके लिए बनाऊंगा, उस मार्केट को कैटर करूंगा और सर इससे क्या करूंगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराऊंगा, नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा स्टील की, टाटा स्टील को। ये क्या दिखाता है सर? मेरा इंटेंट दिखाता है, जहां ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरे प्रोडक्ट क्या है, मेरी टेक्नोलॉजी क्या है और मैं किस मार्केट को कैटर करता हूं। दिस इज कॉल्ड सीपीटी मार्केट फोकस, ठीक है, दिस इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब इसको करने के तरीके अलग अलग हैं। अब कई टाइप के होते हैं इंटेंट, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट टेंस के हिसाब से मैं उसको डिफाइन करूंगा। सर सबसे पहली चीज होती है विजन। विजन क्या है सबको पता है, लेकिन ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपसे विजन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। इंस्टीट्यूट विजन का मतलब होता है ड्रीम, डीएनए, इमेजिनेशन, नहीं, व्हाट वी वांट टू बी, वेयर डू वी वांट टू बी, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन फ्यूचर। जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं, टॉप मैनेजमेंट विजन सेट करता है। ये सब जनरल बातें हैं जो 12th क्लास में तुम पढ़ के आए हो, सारे बच्चों को पता होता है, ये नहीं पूछेगा। वो कहेगा एक कंपनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है, रोड बनाती है, रेल बनाती है, ब्रिज बनाती है, बड़े बड़े हाईवेज बनाती है, बड़े बड़े एक्सप्रेस और ई हाईवेज बनाती है। सर इस कंपनी का विजन लिखिए, आप लिख के बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रेटेजिक, खास करके किसी भी विजन के, स्ट्रेटेजिक विजन के क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होने चाहिए, क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कैसे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसको, तभी आप उसका विजन लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो ये करेंगे। इसी तरह से मिशन है, मिशन का मतलब इस विजन को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम क्या आज कर रहे हैं, टुडे व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाई डज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू अकॉम्प्लिश इट्स विजन, मींस एक्शन मोड ऑफ विजन इज मिशन स्टेटमेंट। क्लियर होना चाहिए सर आपको, ठीक है। 2 एग्जाम्पल यहां दिए हुए। अब आते हैं सर नेक्स्ट बड़े टॉपिक की तरफ, विजन। एक टॉपिक आता है सर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। क्या है? 3 एलिमेंट है, देखो, वेयर, हु वी आर, वेयर वी आर नाउ, वेयर डू वी वांट टू बी, वेयर वी आर गोइंग, एंड द लास्ट इज, ध्यान से सुनना, कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। अब कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, एक को अपन विजन शेयर्ड बोलते हैं और दूसरे को शेयर्ड विजन बोलते हैं। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, इन लैंग्वेज में पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा। एक को बोलते हैं टॉप बॉटम या टॉप डाउन और दूसरे को बोलते हैं बॉटम अप, है ना, ऐसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टॉप डाउन।
क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। टॉप डाउन का मतलब होता है विजन टॉप मैनेजमेंट ने बनाया, नीचे वालों को बोला ये विजन है कंपनी का, हम रिलायंस रिटेल है, फॉलो करो चुपचाप, बे दिमाग नहीं लगाने का। बेटा ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ऐसे पढ़ते हैं, चुपचाप ऐसे ही पढ़ना, जितना कह रहा हूं उतना ही करना। खबरदार जो कोई क्वेरी पूछ ली तुमने इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन एरिस्टोक्रेटिक है, मोनोटोनस है, पार्टिसिपेशन नहीं है, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे, बात खत्म। ये क्या है, विजन शेयर्ड, विजन बनाया, शेयर कर दिया और बोला बेटा ऐसे ही पढ़ते हैं, एफएम ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला ना वैसे ही पढ़ने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, तेरे पास दिमाग होता तू इधर होता, ऐसे बोला, मतलब समझ गए। बेइज्जती खराब करी तुम्हारी, तुम्हें बहुत बुरा लगा ना बुरा, अच्छा तो नहीं लगा होगा पक्का, दिल पे हाथ रख के व्हाट्सएप करना मेरे को। अब ध्यान से सुनो, बॉटम अप दूसरा तरीका है। बॉटम अप बोला कि सर ऐसा है, अरे यार ऐसा है, क्लास चल रही है, मेरे हाथ चल रही है, बोलो भाई सच सच बोलना, दिल से बोलना, सारे मुझे मैसेज करना, ये बात बोलूंगा। बेटा ऐसा है, आपको क्लास जम रही है? हाँ सर। नहीं मतलब और डेमो देखना चाहते हो? सर और थोड़े मिल जाते तो मैं डिसाइड करना आसान हो जाता। ऐसा करो बेटा, FMSM विद ओम ऐप के ऊपर 25 डेमो डाल दिए, पूरा देख लो, 1 महीने देख लो पहले बैठ के, 1 महीने तुम डेमो ही देखो यार, फिर डिसाइड करना ओम त्रिवेदी से FMSM पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पसंद है नहीं पढ़ना, बात खत्म। बॉटम अप फीडबैक लो, फीडबैक। तुमको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तुम्हारे पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये डिक्टेटोरियल नहीं है, तुमको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा, तुम खुद डिसाइड करो कि व्हाट इज टू बी। ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपना विजन सेट करने से पहले जरूरी नहीं इंपोज नहीं करती, पार्टिसिपेशन करती है। आप लोगों से पूछता हूं हर चैप्टर खत्म होने के बाद या बीच में कि सब ठीक जा रहा है, बोलो यस और नो, दिल पे हाथ रख के बोलो, सारे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ये जो टॉपिक आप कर रहे हो इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप है मेरे स्टाइल में और आपके एक्सपेक्टेशन में? कोई मैप, स्पीड कम है कि ज्यादा, स्पीड बढ़ाऊं कि इतना ही चलने दूं? बोलो यस और नो। होमवर्क कितना करना नहीं करना, तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम कितना टाइम इस सब्जेक्ट को दे रहे हो, क्या मैं ये भी फीडबैक मांगता हूं? आपकी क्वेरी रिजॉल्व करता हूं कि नहीं करता हूं, आपके टेस्ट चेक करता हूं कि नहीं करता हूं, आपके क्वेश्चन जो होमवर्क करते हो उस पर चेक करता हूं कि नहीं करता हूं, जो क्वेरी आप भेजते हो अगले क्लास में उसको कवर करता हूं कि नहीं करता हूं? बोलो यस और नो। अगली क्लास में पहले हम पिछले क्लास की जितनी क्वेरी व्हाट्सएप पे आई होती है, चाहे हम रिकॉर्डेड मोड में हो या लाइव मोड में हो, फेस टू फेस मोड में हो, शुरुआत वहां से करते कंक्लूड करते। ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। कभी भी किसी विजन पे तुम और हम जब तक कलेक्टिवली वी विल विन द वॉर ना, ध्यान से समझो, कलेक्टिवली वी आर गोइंग टू विन द वॉर, आई एम नॉट गोइंग टू विन, यू आर अलोन, यू ऑल्सो अलोन आर नॉट गोइंग टू विन। तो मुद्दा क्या है कि हम दोनों के जब विजन सेम हो जाएंगे ना, तब जाके हमारी तरक्की होगी। इसको बोलते हैं शेयर्ड विजन। मतलब यहां फीडबैक लिया, पार्टिसिपेशन किया, उसके बेसिस पे विजन बनाया, सबका डीएनए एक है। जब हम शेयर्ड विजन पे काम करते हैं, बॉटम अप अप्रोच से काम करते हैं, वी बिकम मोर डेमोक्रेटिक। हम सबका विजन एक है, मतलब हम सबका डीएनए एक है, हम सबकी रगों में एक ही खून बहता है, वो वाला नहीं, ओरिजिनल वाला नहीं, विजन का डीएनए का फॉर्म बन गया। ये ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए सेम है। ऐसे विजन के बताओ रिजल्ट अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे? तो सर बहुत अच्छे आएंगे। बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन शेयर्ड एंड शेयर्ड विजन? तो सर ये कम्युनिकेशन है विजन का, उसका एक तरीका है टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, टॉप डाउन में विजन पहले आएगा, शेयर्ड बाद में आएगा। विजन शेयर्ड सर इंपोज्ड है, और यहां पे शेयर्ड पहले आएगा और विजन बाद में आएगा। जहां भी इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है, शेयर्ड स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी शेयर्ड। अब तुम समझदार हो, समझ गए। शेयर्ड प्लान एंड प्लान शेयर्ड, समझ गए। जहां प्लान पहले आ गया, स्ट्रेटजी पहले आ गई, इंपोज्ड है, एरिस्टोक्रेटिक है, सर इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटरी है। क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनो। अब सर एक छोटू सा क्वेश्चन और आता है, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। देखो सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजिक विजन में क्या होनी चाहिए? क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का काम है, ठीक है, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का काम है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये एक एंटरप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस का काम है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का काम है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और सर सीपीटी फोकस होना चाहिए। ये मेंशन करें कि किस कस्टमर को, किस प्रोडक्ट के लिए, किस टेक्नोलॉजी और किस मार्केट को हम कैटर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा डायरेक्शन सेटिंग करने का काम करता है। जरूरत पड़े तो हम डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पहला है इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर, दूसरा है क्रिएटिविटी, और तीसरा है डायरेक्शन सेटिंग, चौथा है डायरेक्शन चेंज, और पांचवा पॉइंट होता है हमारा सर शेयर्ड विजन होना चाहिए। मैं इसके लिए फॉर्मूला देता हूं आपको, आपके
नोटबुक में लिखाया होगा, इन CID's डायरेक्शन, याद है, इन CID's डायरेक्शन, C for creativity, I for intelligent entrepreneur, D for direction setting, another S for shared vision, another direction for direction change. Sometimes we also change the direction. ठीक है, so these are the essentials of strategic vision. सर इस दोनों में से क्वेश्चन आता है और इन दोनों को मिला के ही आप एक विजन लिख पाने की कैपेसिटी में आओगे। कभी भी कोई विजन लिखने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, आपको बस चिपकाना है। उसमें क्या चिपकाना है, ध्यान से सुनो सर। एक छोटी सी बात जिसे हम बोलते हैं CPT मार्केट फोकस, बस वी वांट टू डू दिस, कस्टमर से रिलेटेड, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट से रिलेटेड, डिटेल में मैंने आपको लेक्चर में कवर कर रखा है। मिशन स्टेटमेंट, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट बिजनेस आर वी इन टुडे, पीटर ड्रकर ने बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था। व्हाट बिजनेस आर वी इन, दैट इज एक्शन मोड ऑफ विजन इज मिशन स्टेटमेंट। सर इसमें एग्जाम में क्या आएगा, सर आ सकता है कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। कंपोनेंट को याद रखने के लिए CPT, देन IPCC, देन SM इन IPCC, ये आपको याद रखना है। C फॉर कस्टमर, P फॉर प्रोडक्ट, T फॉर टेक्नोलॉजी, SM, S फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, M फॉर सर मार्केट, देन IPCC। ठीक है, पहला होगा इमेज बिल्डिंग, दूसरा होगा सर फिलॉसफी, तीसरा होगा कंसर्न फॉर पब्लिक, concern for growth, profitability and survival, and another will be the concern for employees. These are the component of mission statement. कोई भी मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे इतनी बातें उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, Why organization should have a mission statement? Very simple. सर सबसे पहला तो यूनानिमिटी ऑफ पर्पस होता है, ध्यान से सुन लो। सब एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, एक मिशन पे काम करते हैं। आज जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे वो मिशन ही डिटरमाइन करेगा। मिशन को ही फर्दर हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर देते हैं। कंपनी को मोटिवेशन मिलती है, सब एक पेज पे होते हैं। परफॉर्मेंस को चेक करने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, और रिसोर्सेस को एलोकेट करने का, फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। Establishes the general tone of the organization climate. ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल टोन सेट करता है। जिस कंपनी का मिशन जितना रोबुस्ट होगा, लोग काम पे लगे होंगे। क्या बिजनेस, किस ऑपरेशन में क्या एग्जीक्यूट करना है, फंक्शनल लेवल पे क्या करना है, बिजनेस लेवल पे क्या करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। क्या SOP है जिसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर इससे हमारा डायरेक्शन सेट रहता है और उस डायरेक्शन में ही काम करते हैं, एक फोकल पॉइंट की तरह काम करता है। हमें पता होता है कौन से कस्टमर, किस प्रोडक्ट, किस टेक्नोलॉजी और किस मार्केट के लिए हम काम कर रहे हैं। ये मिशन स्टेटमेंट बताता है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। मिशन स्टेटमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट। यहां नहीं होगा टू बी, वांट टू बी, नहीं, व्हाट वी आर डूइंग टुडे, दैट इज माय मिशन। ठीक है, फैसिलिटेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, क्लियरली मेंशन करता है ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। सर कितना कॉस्ट, कितना टाइम, कितना मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना उससे गेन करना है। सर ROI क्या अचीव करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या अचीव करना है। सर सब मिशन स्टेटमेंट का पार्ट होगा। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो सर हमारे बन जाएंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सर एक छोटी सी बात और, सर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से यूजफुल पॉइंट किसी भी मिशन स्टेटमेंट को लिखते हुए किसी भी कंपनी को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सर यही टॉपिक है, ध्यान से सुनना। यूजफुल पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग द मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, सबसे पहला ना, हर कंपनी स्पेशल है तो उसका मिशन स्टेटमेंट स्पेशल होना चाहिए, उसकी स्पेशल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट का मेंशन उसमें होना चाहिए। बस इतने ही पॉइंट है सर, देख लीजिए आप। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी एंड दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। नंबर 1, व्हाट नीड्स इट ट्राइज टू सेटिस्फाई, बाय विच कस्टमर ग्रुप इट इज टारगेटिंग। क्या इसके प्रोडक्ट हैं और कौन से कस्टमर ग्रुप को ये टारगेट कर रहा है, ये सर उसके मिशन में मेंशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसीज एंड एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ कंपनीज बिजनेस, और उसके मार्केट को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। एंड लास्ट बट नो, गुड मिशन स्टेटमेंट आर हाईली पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन विच दे आर डेवलप्ड। तो 2-3 बातें, यूनिक, स्पेशल आइडेंटिटी, CPT मार्केट फोकस का मेंशन, 2 पॉइंट उसके ऊपर, बस बात खत्म। 4 स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है विजन मिशन में। विजन CPT मार्केट का फोकस टू बी सेट करता है, इन फ्यूचर क्या होगा ऐसी इमेजिनेशन बताता है, और मिशन उसको जीता है, उसके लिए काम करता है, उस प्रोडक्ट को, उस कस्टमर, उस टेक्नोलॉजी, उस मार्केट के साथ मार्केट में प्रेजेंट होता है और दुनिया को अपनी चीजें दिखा रहा होता है। तो दुनिया कहती है ये कंपनी ये काम करती है, ये इसका
ये प्रोडक्ट बनाती है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, ठीक है। तो ये उसका मिशन है। अब उसको अचीव करने के लिए वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कितने दिन में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। ध्यान से सुनना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे, दो की रट लेते हो। कितने दिन में कौन सा मार्केट में कितना प्रेजेंस बनाना है, कितने दिन में कहां कितनी मार्केट शेयर कब अचीव करनी है, दिस इज सपोज टू बी डेवलप्ड एंड सेट बाय यू, ठीक है। ये मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है। अब सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एक चीज आएगी सर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों में बड़ा कौन है? तो बहुत ही शॉर्ट है, टाइम नहीं लूंगा, आपका सीधा बता दूंगा, गोल बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, जबकि दोनों छोटे होते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आप माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये सर मिशन के अंदर सेट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं। मतलब 1 साल का गोल होगा, 15 महीने का गोल होगा, 2 साल का गोल होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स। लेकिन इसमें भी ध्यान से सुनो, गोल इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट, ऑब्जेक्टिव इज एन इमीडिएट टारगेट, ठीक है, इमीडिएट टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, बस समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला गोल है, अम्ब्रेला बहुत यूज किया मैंने आज, तो उसके स्पोक्स उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब मुझे अगर 30% मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये टारगेट मुझे 2 साल का मिला है कि 2 ईयर्स में 30% मार्केट शेयर ग्रोथ करानी है, पेंटालून का ये ऑर्डर है, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उसका कुछ मिशन होगा जिसपे वो काम कर रहा है, विजन मिशन है, उसकी वजह से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। तो इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टेरिटरी में, अलग अलग मार्केट में नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ मुझे जाना होगा, मार्केट की कवरेज बढ़ानी होगी, हर महीने, हर दिन, हर पल काम करना होगा। तो मतलब उसको, गोल्स को फर्दर हम ऑब्जेक्टिव्स में बदलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, से अपने को 5 नए प्रोडक्ट जोड़ने, 20 फ्रेंचाइज, 100 इंप्लॉय हायर करने, सब गोल है ना ये सब। इतने पैसों की जरूरत है तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, उनको पूरा करना है, ठीक है। फिर टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव है, ब्रांचेज खोलने हैं, फ्रेंचाइज बनाने हैं, ठीक है। नए नए और भी कस्टमर जोड़ने हैं, नए टाइप के प्रोडक्ट अपनी किटी में लेके आने हैं, नए सेगमेंट्स को टारगेट करना है, नए मार्केटिंग, नए एडवर्टीजमेंट के कैंपेन चलाने हैं, और सबका टाइम ड्यूरेशन भी सेट करेंगे। करना सब 2 साल में है, गोल है। ऑब्जेक्टिव, अब कोई इसके नीचे 6 महीने का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई 1 महीने का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई 15 दिन का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई 1 साल का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई क्वार्टरली होगा, एक क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 मंथ्स, राइट। कोई हाफ ईयरली होगा, ठीक है, कोई फोर्टनाइटली होगा, एक फोर्टनाइट में कितने होते हैं, 15 डेज। तो सर इस तरह से हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को बाइफरकेट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में सेट करते हैं, ओके। तो इसीलिए सर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म, एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। गोल 2 साल का है, दोनों शॉर्ट टर्म है ओवरऑल, लेकिन ये रिलेटिव टर्म है। बोलो सर फिर इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो सबसे बच्चे पहले एक बात दिमाग में रख लें कि अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को ध्यान में नहीं रखना आप, वो 1 साल और 5 साल, वो नहीं, 5 वर्षीय योजना लॉन्ग टर्म, 1 साल वाली 1 ईयर शॉर्ट टर्म नहीं। यहां शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिटरमाइन होगा गोल कितने का है। अगर मान लो गोल ही 1 साल का है, गोल ही 1 ईयर का है, तो ये दोनों ही शॉर्ट टर्म हो गए, नहीं। इसके अंदर से कोई 6 महीने का ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसको लॉन्ग टर्म बोलूंगा, और कोई 15 दिन वाला सेट किया कि 15 दिन में 15 इंप्लॉय हायर करने हैं, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये रिलेटिव टर्म है, गरीब, बहुत गरीब, बहुत बहुत गरीब, रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है यहां पे डिफाइन करने में। ऑफ कोर्स गोल से ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, उससे ज्यादा टाइम टेनियर का नहीं हो सकता, उसके अंडर ही होगा, ठीक है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है, उसके अंडर ही होगा, लेकिन उसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, एकदम माइन्यूट बेसिस पे, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये आपको टेनियर बताया। अगर क्वार्टरली होगा मैं शॉर्ट टर्म बोलूंगा 2 साल के रेफरेंस से, 6 मंथली होगा, सेमी एनुअली होगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म बोल दूंगा 2 साल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यस सर। अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव किस किस एरिया में वर्क करते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बोलूं शॉर्ट टर्म, सर रॉ मटेरियल अरेंज करना है, फाइनेंस अरेंज करना है, ये सब सर शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है, डे टू डे। अगर मैं बोलूं कि सर आरओआई का लेवल, पी रेशियो को मेंटेन करना है, मैं बोलूं कि सर आपको रीऑर्डर लेवल को मेंटेन करना है, इमरजेंसी स्टॉक मेंटेन करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव में भी छोटे वाले हैं, लेकिन मैं बोलूं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी प्लानिंग और ये सब करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए सर लंबे समय तक आपको लगातार काम करना होगा। ऑफ कोर्स गोल की टाइम टेनियर के अंदर ही होंगे ये,
ठीक है। सो दीज आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक लास्ट क्वेश्चन आता है सर, वैल्यू अमेंडमेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है सर। किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी को उसकी वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है, वैल्यू सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एम्प्लॉइज रिलेशन पे बहुत ध्यान देती है, जैसे टाटा एंटरप्राइज, उसका वैल्यू सिस्टम है। कोई प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करने पे बहुत ध्यान देती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे 3M कॉर्पोरेशन, IBM, इंटेल की बात करोगे तो वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को अपना बाइबल मानते हैं कि वो बंद तो कंपनी बंद, तो वो लगातार इनोवेशन करती है। उनका सिस्टम है, लंबे समय में ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम दिस इज डेवलप्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू। उसके फाउंडर का रोल होता है, फिर जो अलग अलग मैनेजमेंट आती है, टॉप मैनेजमेंट आती है, उसमें उसका रोल होता है। कंपनी ओवरऑल एक फिलॉसफी डेवलप करती है, एक वर्क कल्चर भी डेवलप करती है, ये भी उसके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा होता है। दैट्स वैल्यू सिस्टम, ठीक है। डीप रूटेड प्रिंसिपल, क्या वर्ड यूज करूंगा मैं? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स of any organization. It may be related to human resource, it may be related to product and services, it may be related to value creation, it may be related to profitability, it may be related to wealth maximization, it may be related to their stakeholders, it may be related to their human resource and innovation capabilities. So it may be related to any field, but it is deep rooted principle and philosophy of that organization that is called as value or value system. I hope I made every point clear to you with example, ठीक है। अगर ये आपको मेरा रिवीजन अच्छा लग रहा है तो कमेंट पक्का इस वीडियो के नीचे सारे बच्चे करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। वेरी गुड सर, ये टॉपिक खत्म होता है। एक छोटू सा टॉपिक और है, नॉट दैट पॉपुलर, लेकिन सर आप कर लो मेरे साथ, आप कर रहे हो तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कल मैं कराऊंगा आपको चैप्टर 2 का रिवीजन। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, डिटेल में एकदम बढ़िया से करेंगे। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? तो देखो, इसको करने से पहले मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, पहले उसको याद कर लेना। स्मार्ट होने चाहिए, एस फॉर, बोलते जाओ तो तुम्हें समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक होने चाहिए, एम फॉर मैनेजेबल होने चाहिए, ए फॉर अटेनेबल होने चाहिए, ठीक है, आर फॉर रेलिवेंट होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टी फॉर टाइमली होने चाहिए। टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सबसे पहले हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। क्या बात है, ठीक है ना। ठोको ताली, लिखो कमेंट एक छोटा सा इस वीडियो के नीचे, ठीक है, आई वांट। और मेरे को व्हाट्सएप करना जो क्लास के बच्चे हैं। ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। सर ये इन्वायरमेंट के बगैर होगा क्या? और रिसोर्सेस, उसका अरेंजमेंट, सर डिफरेंट रॉ मटेरियल का प्रोविजनिंग करना, ये सब फ्रेंचाइज बनाना, मार्केटिंग करना, कस्टमर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को सर अवेलेबल कराना, सर बिना इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के हो नहीं सकता। तो ऑब्जेक्टिव क्लियरली जो है आपका, आपके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। फैसिलिटेट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव इसी के लिए होते हैं। They should provide the basis for strategic decision making. Yes sir, long term short term objective को ध्यान में रख के ही हम अपने decisions लेते हैं। They should provide standard for performance appraisal. Yes sir, आपने productivity अच्छी करी, बोनस मिलेगा आपको, नहीं करी तो सर नहीं सर। लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा तो सर मैनेजर पिलेगा, पेला जाएगा, और नहीं तो सर सब अच्छा है। ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल, हाँ अंडरस्टैंडेबल होना, स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम फ्रेम टाइमली होना चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट शुड कोरिलेट विद ईच अदर एंड ऑब्जेक्टिव शुड सेट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की लिमिटेशन के अंदर ही सेट होने चाहिए। ऐसा ना हो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया 40%, जो अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट ग्रोथ रेट ही है 2%, 3%, 5%, तुमने सेट कर लिया 40%, इज इट अटेनेबल? नो, ठीक है। So sir, these are the characteristics of objectives, and this is the end of this chapter. I hope you understood this chapter number 1, the whole chapter. पुराने सिलेबस से अगर इसको मैं कंपेयर करके देखूं, जो मुझे करना नहीं चाहिए, तो चैप्टर नंबर 1 और 3 का पूरा मिक्स कर दिया। तो सर अब आपका चैप्टर नंबर 1 बना विद सम एडिशंस, 3, 4, 5 टॉपिक एडिशन करके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। Tomorrow we are going to do with chapter number 2, that will take at least 2 hour and more, 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगेगा। Yes, we will do that tomorrow. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। मुझे नहीं लगता मुझे अब नोट्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, क्लास नोट्स की, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक आपके मॉड्यूल से ही एक बार स्कैन कर दिए। फिर भी मैं नोट्स एक बार आपको स्क्रीन पे देख लेता हूँ,
ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने अभी भी बोले हैं। बिजनेस सिस्टम वहाँ डिफाइन किया था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिटेनिंग द कस्टमर्स प्रॉफिटेबली, यही सर इस डिपार्टमेंट का काम है। सप्लाई चेन एक प्रोसेस है जो सर राइट मटेरियल को राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट प्राइस पे अवेलेबल कराता है और उसको फुल्ली सेटिस्फाइड भी फील कराता है। ठीक है, ये तीन चीजों को इंटीग्रेट करके बनती है, क्योंकि सर जेनरिक टर्म है, आपके सिलेबस में आती है। आईपॉड बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, माइकल पॉटर की बात करी थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करी थी, आर्ट ऑफ वॉर की बात करी थी। ओके, ये सब किया था, क्वेश्चन लिखना सीखा था, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मैंने समझाया था, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन में क्या डिफरेंस है आपको बताया था, क्योंकि बार बार आपके मॉड्यूल में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वर्ड यूज हो रहा था और आप कंफ्यूज हो रहे थे कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। अगर अब आपको डिफरेंस पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, आई होप यू विल डू दैट। देन आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका बताया था, कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, और आप सब लोग मुझे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन शेयर कर रहे हो। आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी इन ह्यूज नंबर्स एंड एंजॉयिंग दिस लेक्चर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस भी समझाया था, मैगी वाला केस कराया था और उसको बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से कंक्लूड किया था। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारे पास कितने स्टेप्स थे आपको याद ही होगा। कितने स्टेप थे सर? हमारे पास करंट इंटेंट होता है, समराइज करके बता रहा हूं, देन वी डू स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, देन उसके बाद सर हम रिवाइज्ड इंटेंट देते हैं सर, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, देन इवेल्युएशन एंड फीडबैक, डिसीजन मेकिंग करते हैं, एंड देन सर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस मिलती हैं हमें स्टेप नंबर 5 में। देन सर इसे इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन के थ्रू हम चेक करते हैं वेदर वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और नॉट, whether we have achieved competitive advantage or not. If yes, then the process ends and the new process starts, or this process continues till it achieves its goals and objective. I hope this is clear. So this was all about this, and then sir SM एक process है EAR का, advantage of strategic management, yes sir कराया था, limitation कराया था। ओके सर, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कराया था, लगभग यही सारे एग्जाम्पल लिए थे, गोल्स ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, यस यस यस, बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, बहुत सारे नोटिंग भी की है। 2 अप्रोचेज है स्ट्रेटजी के, टॉप डाउन बॉटम अप। इस विजन शेयर्ड एंड शेयर्ड विजन को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको पूरे नोट मेकिंग के साथ। इन्हीं को जब आप नोट्स में पॉइंटर में ICI के एग्जाम में लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। दिस हैज बीन टॉट टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्किंग स्कीम एंड नथिंग एल्स बट मार्किंग स्कीम। सारी मासियों का हमने पूरा ध्यान रखा है, तुम्हारी मासी, मेरी मासी, सबकी मासियां। ठीक है, शोले वाली भी मासी का ध्यान रख रहा है। मासी मार्किंग स्कीम, हाँ बिल्कुल, बोल मत देना अपनी मासी को कि आप ही मेरे मार्किंग स्कीम हो, बहुत कूटेगी तुम्हें। ठीक है, मम्मा और नाराज हो जाएगी। ठीक है, हंसी मजाक के लिए क्लास में ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, क्योंकि नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स हमने डिस्कस किया था, तो जरूरत पड़ी थी, डिटेल में समझाया था। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको समझाया, स्ट्रेटेजिक विजन समझाया, उसके एलिमेंट, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन देखो हमने बहुत अच्छे से किया था, इन CID डायरेक्शन, मेमोरी कोड के साथ किया है जहां जरूरत पड़ी है। ठीक है सर, ट्रांसलेशन ऑफ ओके वाई एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव मिशन स्टेटमेंट, सर CPT मार्केट वगैरह सब पूरा किया था। कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट, CPT ये भी मेमोरी कोड के साथ किया था, CPT, देन SM इन IPCC। ठीक है, यस, देन सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वापस से अम्ब्रेला वाले भाई आ गए, एग्जाम्पल आ गया, डन, वेरी गुड। ओके, सो दैट वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, आई होप यू एंजॉयड दिस। तो पढ़ते रहिए और बहुत सारा सीखते रहिए। नए कोर्स के अंदर बहुत सारा डायनामिक्स चेंज हुआ है, खूब सारे केस स्टडी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करते रहिए, और जल्दी ही मैं केस स्टडी और MCQ का सेशन भी आप लोगों के लिए लाइव रिवीजन लेके आ रहा हूं। तो सर एंजॉय कीजिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने लगभग 25 घंटे से ज्यादा, लगभग 30 घंटे का डेमो लेक्चर अपने चैनल पे आपके लिए अवेलेबल करा रखा है, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपको लगे कि यस दिस इज द कोर्स, you can go ahead with this. So guys, you are watching FMSM with Om. All the best. Bye bye. See you.